Hello students, today we are going to discuss JEE Mains 2024 के questions on functions. चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आप जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे ये भी देख लेना जो थ्योरी हमने कवर किया है एंड जो ट्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया व्हाइल कवरिंग द थ्योरी पार्ट दैट इज सफिशिएंट टू हैंडल ईच एंड एवरी क्वेश्चन. ठीक है, लेट्स जस्ट गो अहेड. फर्स्ट क्वेश्चन, if a function f satisfies f of m plus n is equal to f of m plus f of n for all mn belonging to n. बच्चा इस फंक्शनल इक्वेशन को देखते हुए ही इमीडिएटली ध्यान आ जाना चाहिए कि f of x is equal to kx की बात हो रही है यहाँ पे स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन. ठीक है, और वो k क्या होगा उसके लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन ने हमें प्रोवाइड कर दिया. सो लेट्स जस्ट बिगिन फ्रॉम हियर. f of x is equal to kx. So f of 1 is equal to k and that the question says it is 1. तो k का वैल्यू क्वेश्चन ने हमें प्रोवाइड कर दिया. सो फंक्शन इन्वॉल्व्ड इज x. फाइन. अब आगे ये कहता है देन द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर लैम्डा सच दैट दिस इज लेस देन और इक्वल टू दिस. ठीक, तो इस समेशन को हम पहले इवैल्यूएट कर लेते हैं. f ऑफ x इज इक्वल टू x, तो ये आ जाता है लैम्डा प्लस k समेशन k इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 2022. फाइन, इसे हम सेपरेट कर देते हैं. सो लैम्डा इज ए कांस्टेंट added 2022 times जिसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एंड k is from 1 to 2022. ठीक, तो जब एक कांस्टेंट रिपीटेडली 2022 टाइम्स ऐड होता है दैट बिकम्स 2022 टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस k is 1, k is 2, k is 3, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2022 नेचुरल नंबर्स एंड दैट इज 2022 into 2023 by 2. फाइन, एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू दिस. सॉल्व भी कर लेते हैं साथ में. बच्चा इन दोनों में से 2022 हम ले लेते हैं कॉमन. ठीक है, क्योंकि दूसरी तरफ भी है ना उसका प्रेजेंस तो कैंसिल आउट हो जाएगा. और यहाँ पे हम एलसीएम ले रहे हैं तो 2 लैम्डा प्लस 2023 बाई 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2022 का स्क्वायर है. एक हम कैंसिल कर देते हैं इसके साथ. फाइन, अब ये 2 इधर क्रॉस हो गया. सो 2 लैम्डा प्लस दिस इज लेस देन और इक्वल टू 4044 माइनस 2023 है ना बच्चे. तो ये आ जाता है 2021. सो लैम्डा इज लेस देन और इक्वल टू 1010.5. Now the question says the largest natural number lambda. Lambda is less than or equal to this. लेकिन इन सभी वैल्यूज ऑफ लैम्डा में जो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर, इसका मतलब ग्रेटेस्ट जो वैल्यू ऑफ लैम्डा की बात हो रही है एंड दैट इज 1010. सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट देखें बेटा. इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, बच्चे डोमेन पे तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सिर्फ इस ईयर नहीं अदरवाइज ऑल्सो. ठीक है, लुक एट इफ द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज दिस देन दिस. तो हमें डोमेन ही फाइंड करना है, दैट्स इट. सो साइन इनवर्स टू बी डिफाइंड दिस वैल्यू हैज टू बी बिटवीन -1 and 1. राइट बेटा. अब बहुत से बच्चे यहाँ पे गलत हो जाते हैं कि वो इसे क्रॉस कर देते हैं. इट इज अ ब्लंडर. ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि इसका हमें साइन का ही नहीं पता. एक्स को ही तो हम सॉल्व करना चाह रहे हैं. जब इसका साइन का ही नहीं पता तो अगर ये पॉजिटिव है तो आप दोनों तरफ जब उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन विल रिमेन सेम. लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो साइन शुड रिवर्स. राइट, तो जब तक किसी भी क्वांटिटी का साइन का नहीं पता होता है तो इनइक्वलिटी साइन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना आपको अलाउड नहीं है. ठीक है, अब सॉल्व कैसे करते हैं. इसे सॉल्व करने के लिए वी आर गोइंग टू शिफ्ट दिस टू दिस साइड. सिंपल +1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. उसी तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे. राइट, एंड इसके लिए भी सेम प्रोसेस. x - 1 अपॉन 2x + 3 -1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0. दोनों को सेटिस्फाई करने वाले कॉमन x की हमें जरूरत है. नाउ हियर x - 1 + 2x + 3 अपॉन 2x + 3 is greater than or equal to 0. So 3x + 2 upon 2x + 3 is greater than or equal to 0. इसे सॉल्व करने के लिए बच्चे वेवी कर्व मेथड सबको आता ही है, मैं डायरेक्टली यूज में ले लेती हूँ. -3/2 -2/3 साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. हमें चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. इसका मतलब ये पार्ट एंड दिस वैल्यू इज इंक्लूडेड इन द आंसर एंड दिस पार्ट वेयर दिस इज एक्सक्लूडेड इन द आंसर. ठीक, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं. एलसीएम लिया. So we get this less than or equal to 0. That is -x - 4 upon
2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। आप चाहो तो एज इट इज प्रोसीड कर जाओ, या अगर आप दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करना चाहो पहले, यू कैन डू दैट ऑल्सो। हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नेगेटिव वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो साइन रिवर्सेस, ठीक। तो -4 -3/2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज एक्सक्लूडेड एंड दिस पार्ट ऑफ इट, एंड दिस इज इंक्लूडेड एंड दिस पार्ट ऑफ इट। अब दोनों में कॉमन वैल्यूज कौन सा है? तो एक काम करते हैं, इसी एक डायग्राम में इसी को ही प्लॉट कर लेते हैं। सो -4 इज समवेयर हियर, लेफ्ट साइड में है, एंड -4 के लेफ्ट में, ओके, एंड -3/2 के राइट में, फाइन। तो जो कॉमन वैल्यूज है, जो इंटरसेक्शन पार्ट है, जो दोनों तरफ शेडेड है, दैट इज -∞ to -4 इंक्लूसिव ऑफ इट, यूनियन -2/3 to ∞ इंक्लूसिव ऑफ -2/3, राइट बेटा। तो डोमेन अगर हम इस फॉर्म में लिखे ना, सो दिस इज R बट नॉट -4 to -2/3 इन ओपन इंटरवल, क्योंकि ये वाले वैल्यूज डोमेन में इंक्लूडेड है, सो रिमूवल में वो ओपन फॉर्म में होंगे। नाउ अल्फा फॉर अस इज दिस, बीटा इज दिस, 12 इंटू 2 माइनस वो प्लस ही बन जाएगा, 4 इंटू 2/3, 3 हो गया कैंसिल, एंड वी आर लेफ्ट विथ 32 एज द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। Let A be a set consisting of ordered pair x comma y satisfying this where x and y are natural numbers, and B is another set which has x where x comma y belongs to A। मतलब ये जो रिलेशन है इसका डोमेन है सेट B। The number of 1 functions from A to B, and 1 functions from A to B हमें क्लियर है, that is n of B P n of A, right? तो हमें कार्डिनलिटी ऑफ A and B चाहिए, that's it, fine। So let's just go ahead. We have 2x plus 3y is equal to 23. इसमें x and y are natural numbers। तो आप बच्चा मैनुअल कैलकुलेशन से कर सकते हैं बहुत इजीली। इस तरह के क्वेश्चन में इधर नंबर छोटा है ना, तो आप बहुत इजीली मैनुअली प्रोसीड कर जाएं। इन दोनों कोएफिशिएंट में जिसका कोएफिशिएंट बड़ा है उससे आप वैल्यू असाइन करते हुए बिगिन करें, ठीक है। मैं करके बता देती हूँ। सो x एंड y, अगर हम y को 1 लेते हैं, in that case 2x is equal to 23 minus 3, that is 20, so x comes out to be 10, ठीक है। तो हमें एक सोल्यूशन मिल गया। अब y का वैल्यू हम इंक्रीज करते हैं, सब कुछ लिख के करने की जरूरत नहीं, कुछ आप ओरली भी कर सकते हैं। अगर हम y का वैल्यू 2 लेते हैं तो ये है 6, राइट। ऑड माइनस इवन, दैट विल फॉर्म एन ऑड नंबर, तो ये तो इवन है, तो x एक नेचुरल नंबर तो आना नहीं है, तो 2 इज रूल्ड आउट। तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो गया, अगर आप y का वैल्यू इवन लेते हैं, इन दैट केस ये इवन होगा, ऑड माइनस इवन हमें ऑड नंबर देगा, एंड 2x इज एन ऑड नंबर, ऐसा कोई नेचुरल नंबर हमें x के लिए नहीं मिल पाएगा। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज 3। अगर हम y का वैल्यू 3 लेते हैं तो ये हो गया 9, राइट। तो 9 यहाँ से सब्ट्रैक्ट हुआ, 23 माइनस 9, एंड दैट विल बिकम 14, सो x कम्स आउट टू बी 7, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अब हम 4 तो ट्राई भी नहीं करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज 5 के लिए ये बेटा 15, सो लेफ्ट विथ 8, सो दिस इज 4। इस तरह से अगर हम इसे 7 लेते हैं तो ये आ जाता है 21, सो ये है 2, x is 1। अब जैसे आप इसे फर्दर इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज होगा, 1 ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो उसके नीचे तो कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसके आगे अब हम और कोई सोल्यूशन तो सर्च करेंगे ही नहीं। तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट A कितना आया बेटा? 4, राइट। हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स आर पॉसिबल? 4। तो कॉरेस्पॉन्डिंगली आप n ऑफ B भी बता सकते हैं, क्योंकि डोमेन की ही तो बात हो रही है, तो डोमेन की कार्डिनलिटी भी 4 ही है। सो इट इज 4p4, and that is 4 factorial, and which is 24, fine। next question beta, let the range of the function this x belonging to R के लिए ये है, alpha and beta with the respectively am and gm of A and B, okay। so alpha is A plus B by 2 and beta is square root of AB, then alpha by beta is what? इसका मतलब आपको ये फाइंड करना है, दैट्स इट। आगे बढ़े, हमें मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, रेंज फाइंड करना है। तो ये जो वैल्यू है इसका रेंज बचे a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का रेंज माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर टू स्क्वेयर रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर होता है, राइट। याद है ना।
और अगर हम यहाँ पे c ऐड कर देते, कोई कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, तो इसके दोनों लिमिट में c ऐड हो जाता है, दैट्स इट, है ना। तो बस इसी का यूज ले लेते हैं। इसका जो रेंज आएगा -√2 to √2 आएगा, हर वैल्यू में 2 ऐड हो गया, तो 2 - √2 to 2 + √2 है, डन। अब ये कंप्लीटली सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज को लेके इंटरवल क्रिएट हुआ है। तो जब एक पॉजिटिव इंटरवल का आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो मोर द वैल्यू लेसर इज इट्स रेसिप्रोकल। तो ये जो हमें रेंज देगा दैट इज 1 बाई मोर द वैल्यू लेसर विल बी इट्स रेसिप्रोकल, फाइन। अब इन्हें हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं डिनोमिनेटर को। सो दिस विल बिकम 2 - √2 अपॉन 4 - 2 दैट इज 2 एंड दिस इज 2 + √2, 4 - 2 एंड दैट इज 2। बच्चा अब हमारे पास a एंड b के वैल्यूज आ चुके हैं, तो बता दें a + b क्या आ गया, इन दोनों को हम कर रहे हैं ऐड, 2 आ गया एज एलसीएम, सो 4/2 दैट इज 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ a b क्या आ रहा है, तो बच्चा a + b इंटू a - b दैट इज 4 - 2 एंड दैट इज 2, 2/4, राइट। सो दैट इज 1/2 का, डन। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, a + b दैट वी हैव इज 2, ये है 2 और ये है 1/√2, दिस gets cancelled and we're left with √2. डायरेक्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट बेटा, if the range of f of theta is this, then sum of infinite GP whose first term is 64 and common ratio is alpha by beta। देखो अगर एक infinite GP है जिसका फर्स्ट टर्म ये है एंड कॉमन रेशियो ये है, तो डेफिनेटली अगर कोई जीपी का इनफाइनाइट टर्म का समेशन हमसे पूछा जाता है तो उसका जो भी कॉमन रेशियो आएगा वो -1 से 1 के बीच में ही होगा, बिल्कुल होगा। हम फाइंड तो करेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो जब कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में आता है तो वो सम आ जाता है a/1 - r, फाइन। तो हमें बस इतना सा कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें रेंज पे जाना होगा, यहाँ आ जाए। हमारा फंक्शन है sin पावर 4 cos स्क्वेयर, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को देखते हुए ये तो समझ आ रहा है कि हम एक फंक्शन में इसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक, या तो साइन स्क्वेयर में या कॉस स्क्वेयर में। अब अगर मैं कॉस स्क्वेयर को t लेती हूँ ना, तो यहाँ मुझे लिखना होगा 1 - cos स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, तो वो तो हम करना नहीं चाहेंगे, रादर कॉस स्क्वेयर थीटा को 1 - sin स्क्वेयर थीटा लिखना चाहेंगे, ठीक। एंड उसके बाद हम साइन स्क्वेयर थीटा को t ले लेंगे क्योंकि पूरा क्वेश्चन साइन स्क्वेयर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डायरेक्टली करते हैं, वी आर टेकिंग t टू बी साइन स्क्वेयर थीटा। तो अगर हम t साइन स्क्वेयर थीटा को ले रहे हैं तो क्लियर है जो t यहाँ पे इन्वॉल्व है वो 0 से 1 के इंटरवल में है। नाउ कम ओवर टू दिस t स्क्वेयर एंड दिस इज 3 टाइम्स ऑफ 1 - sin स्क्वेयर थीटा, साइन स्क्वेयर थीटा है t, डन। एंड डिनोमिनेटर इसी तरह से t स्क्वेयर प्लस 1 - t, फाइन। हमें इसका रेंज चाहिए विद इन दिस रेस्ट्रिक्टेड इंटरवल। तो यहाँ पे बच्चा सिंप्लीफिकेशन का स्कोप है, हम डिवाइड कर देते हैं इन दोनों को। तो t स्क्वेयर प्लस 1 - t अपॉन दिस करेंगे तो ये हो जाता है कैंसिल एंड विल बी लेफ्ट विथ 2 टाइम्स ऑफ 1 - t अपॉन t स्क्वेयर माइनस t प्लस 1, फाइन। इस तरह से लिख सकते हैं, मैंने डिवाइड ही किया है। आप जिस भी तरह से डिवीजन का आपको आदत है उसी तरह से डिवाइड करके आप लिखते हैं, फाइन। नाउ डिवाइड बिगर किए भी आप कर सकते हैं, बट इट जस्ट दैट डिग्री जितना बड़ा होगा काम उतना ज्यादा करना पड़ेगा। तो बेटर है अगर डिग्री का रिडक्शन पॉसिबल है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, विल डेफिनेटली प्रीफर इट, ठीक है। तो ये आ गया बच्चा, हमें इसका रेंज चाहिए। डेरिवेटिव मेथड पे चलते हैं। f dash is differentiation of this, that is 0, and here differentiate the numerator, multiply with the denominator, minus differentiate the denominator, multiply with the numerator upon square of the denominator, right? Simple process है ये। इसे simplify कर लेते हैं बेटा। This is minus t square plus t minus 1 minus 2t. This is plus 2t square and then we have plus 1 and then we have minus t upon denominator as it is है और ये 2 है, फाइन बेटा। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ माइनस टी स्क्वेयर प्लस 2t स्क्वेयर, बच्चे t स्क्वेयर है, ये हो गया कैंसिल एंड वी हैव माइनस 2t एंड माइनस 1 एंड प्लस 1 भी हो गए कैंसिल, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर तो परफेक्ट स्क्वायर है, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। हमें रेंज चाहिए तो हम देखेंगे कि एफ डैश का वैल्यू 0 या अनडिफाइंड कब हो रहा है। ये अनडिफाइंड तो कभी होगा ही नहीं क्योंकि अनडिफाइंड होने के लिए डिनोमिनेटर हैज टू बी 0 और डिनोमिनेटर का जो डिस्क्रिमिनेंट है क्वाड्रेटिक है ना, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है, मतलब इसका कोई भी रियल सोल्यूशन आएगा ही नहीं। इसका मतलब दिस इज ऑलवेज इज डिफाइंड, डिनोमिनेटर कभी भी 0 बनेगा ही नहीं। अब ये 0 कब बन रहा है,
when t is 0 और 2. फाइन. विद इन आ इंटरवल ऑफ डिस्कशन 2 तो आता ही नहीं है, 0 आता है लेकिन वो डोमेन का ही एंड पॉइंट है. इन बिटवीन अगर कोई वैल्यू हमें मिला होता तो हम उसे कंसिडर किए होते, ये तो डोमेन का ही एंड पॉइंट है, तो इसे भी हम करेंगे नेग्लेक्ट. फाइन. अब लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हम फंक्शन का वैल्यू लेते हैं एट द डोमेन एंड पॉइंट्स एंड फंक्शन का वैल्यू लेते हैं जहां जहां भी एफ डैश का वैल्यू 0 या अनडिफाइंड होता है. 0 ये इन बिटवीन द इंटरवल कभी बना ही नहीं, अनडिफाइंड भी कभी बना ही नहीं. अब हमें फंक्शन का वैल्यू लेना है 0 पे, तो यहीं पे आ जाएं इसी स्टेप पे. फंक्शन का वैल्यू आज 0, t की जगह पे हम 0 पुट कर रहे हैं, तो ये है 2, ये 0, ये 1, तो ये 2 और प्लस 1 एंड दैट इज 3. ठीक. एंड देन एफ ऑफ 1, फंक्शन का वैल्यू एट द डोमेन एंड्स 1 के लिए, ये हो गया 0, ये है 1. फाइन. इन दोनों में जो सबसे छोटा है दैट इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर द फंक्शन एंड लार्जेस्ट इज 3. फाइन. और ये क्लोज इंटरवल में है, तो ये दोनों ही वैल्यू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू भी क्लोज्ड में आएगा, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू भी क्लोज्ड में आएगा. ये हो गया बच्चा इसका रेंज. तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे लिए जो अल्फा का वैल्यू है वो है 1 एंड बीटा का वैल्यू है 3. तो आप देख सकते हैं जो कॉमन रेशियो आया वो -1 से 1 के बीच में आया है. तो अब इसके हेल्प से दिस इज 64, 1 - 1/3, 64, 2/3, ये हो जाता है 32 × 3 एंड दैट इज 96. सिंपल. ठीक. नेक्स्ट. Let greatest integer of t be the greatest integer less than or equal to t. Let a be the set of all prime factors of this. Okay. ये जो set है ये इसके prime factors का list है. z है मतलब set of integers है. f of x ये है. The number of one functions from a to the range of f. Okay. तो हम सबसे पहले set a frame कर लेते हैं. तो उसके लिए 2, 3, 1 इंटू 10 है ना, 10 तो 2 × 5 से बनता है. ठीक. और इसका प्राइम फैक्टर आप देख सकते हैं 3 से डिविजिबल है, सो दिस इज 77, सो 7 and 11. सो कंप्लीट प्राइम फैक्टर्स आ गए 2, 3, 5, 7 and 11. ठीक है. मैंने कंप्लीटली इसे लिखा नहीं, ये है, ये 3 फैक्टर्स और ये 2. ठीक. तो सेट ए के पास कितने नंबर्स हुए, हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स आर देयर फॉर दिस नंबर, 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है. तो इसकी कार्डिनलिटी बेटा इट इज 5. डन. अब हम चलते हैं रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्योंकि रेंज ऑफ एफ तक में कितने हम वन फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, तो कार्डिनलिटी तो हमें चाहिए. तो रेंज पे चलते हैं. अब समझ के देखना, कंप्लीटली हमें कैलकुलेट करके करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है क्या इनमें से कोई भी ऐसे 2 नंबर या 2 से ज्यादा नंबर हो सकते हैं जो सेम आउटपुट हमें दे. अगर हर एक नंबर एक डिफरेंट आउटपुट ही हमें प्रोवाइड कर रहा है तो हमें कार्डिनलिटी ही तो चाहिए रेंज की, दैट्स इट, है ना. तो अगर इसका हर एक नंबर एक डिफरेंट आउटपुट दे रहा है तो उसकी भी कार्डिनलिटी, रेंज की कार्डिनलिटी विल बी सेम एज द कार्डिनलिटी ऑफ दिस. ठीक. तो उसके लिए सिंपल सा ऐसे एनालिसिस करके देखते हैं. अगर हम 2 यहाँ पे पुट करते हैं, देखो एक करके हम देखते हैं. अगर हम 2 यहाँ पे पुट करते हैं देन दिस इज 4 एंड दिस इज 8/5, ग्रेटेस्ट जो वैल्यू दैट इज 1, तो ये हो गया 10 एंड log ऑफ 5/2, हमें इसका ग्रेटेस्ट जो वैल्यू चाहिए. जो 5 है वो 2 के कौन से 2 पावर के बीच में आता है बेटा, 2 स्क्वायर एंड 2 क्यूब. ये सब हमने थ्योरी में डिस्कस किया हुआ है जब हमने लॉग किया था. अगर आप log टू द बेस 2 इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें क्लियर है ये आ जाएगा 3, ये आ गया 2, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज बेस. तो ये वैल्यू 2 से 3 के बीच में है. तो इन तरह के क्वेश्चन में आप डायरेक्टली करेंगे जो बेस है ना उस बेस के कौन से 2 पावर के बीच में ये नंबर लाइक करता है. तो जो स्मॉलर पावर है दैट विल बी इज ग्रेटेस्ट ये वैल्यू. तो इस केस में तो आंसर आ गया 2, मतलब जो आउटपुट इसका क्रिएट होगा दैट इज 2. अब अगर हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं 3, तो आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू आ रहा है ना ये 9 आ रहा है. 9 में फिर कोई पॉजिटिव वैल्यू ऐड होगा तो डेफिनेटली वो 9 को एक्सीड ही कर जाएगा. एंड यहाँ 2 है तो 9 प्लस समथिंग, मतलब जो कुछ भी नंबर वो 9 से बड़ा है तो 2 के कौन से 2 पावर के बीच में आएगा, तो 2 क्यूब के तो बियॉन्ड ही होगा ना, राइट. तो ग्रेटेस्ट जो वैल्यू उसका 2 तो नहीं आ पाएगा, 3 से भी बड़ा ही होगा. तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट तो बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है इसके कंपैरिजन में. उसी तरह से जब आप 5 के लिए चेक करेंगे तो ये आ रहा है 25 प्लस समथिंग, और वो नंबर 2 के कौन से 2 पावर के बीच में आ रहा है, तो बच्चा 25 से भी बड़ा है. तो डेफिनेटली आउटपुट जो कुछ भी आएगा वो 4 से बड़ा ही आएगा. तो रिपीटेशन का तो कोई चांस नजर नहीं आ रहा है. उसी तरह से 7 के लिए 49 है
तो 2 के कौन से 2 पावर के बीच में 49 से भी कुछ बड़ा ही है, राइट। एग्जैक्ट कैलकुलेशन में हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको दिख रहा है कि हर बार हर एक एलिमेंट इसका एक डिफरेंट आउटपुट ही प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो रेंज का कार्डिनलिटी होगा दैट विल बी अगेन 5। तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन पॉसिबल फ्रॉम ए सेट टू अनदर सेट एंड दोनों के कार्डिनलिटी 5 है। सो आंसर इज 5p5 एंड दैट इज 5 फैक्टोरियल एंड इट इज 120। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, let f of x be minus a if x is between minus a to 0 where a is greater than 0। okay, नेगेटिव इंटरवल है इंक्लूसिव ऑफ 0 और इस इंटरवल में ये है g of x ये है, देन फंक्शन g इन दिस इंटरवल इज 1 1 ऑन 2। हमें ये डिस्कशन करना है। तो सिंपल है, सिंपल सा फंक्शन है, हमें ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है मॉड x का एंड होल f of x मॉड का। तो इस तरह के डीलिंग में बेस्ट है आप ग्राफिकली प्रोसीड कर जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। मैं करके आपको बता देती हूँ। यहाँ देखें, जो f of x हमें गिवन है, अगर हम उसका ग्राफ बनाते हैं देन माइनस ए से 0 के बीच में माइनस ए कोई पॉजिटिव नंबर है, मतलब y इज इक्वल टू माइनस ए का हम ग्राफ बना रहे हैं। सो y इज इक्वल टू माइनस ए, किस इंटरवल में बेटा? माइनस ए से 0 तक में। फाइन, ये आ गया ग्राफ ऑफ f of x विद इन दिस इंटरवल एंड इसका सेकंड ब्रांच आप देखें 0 से a के बीच में y इज इक्वल टू x लाइन को a यूनिट ऊपर की ओर शिफ्ट कर दिया गया है। और आप लाइन ही तो है y इज इक्वल टू x प्लस a, आप 2 पॉइंट लेके भी ग्राफ कर सकते हैं। जैसे अगर हम 0 पुट करते हैं देन इन दैट केस दिस वैल्यू इज अप्रोचिंग a, तो ये a से बिगिन होगा, स्लोप 1 वाली लाइन है, इस तरह से ऊपर की ओर चला जाएगा एंड a के कॉरेस्पॉन्डिंग ये इंक्लूडेड है और ये a, 2a है। फाइन बेटा, ये आ गया y इक्वल टू f ऑफ x का ग्राफ। अब अगर हम मॉड x का ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो क्या करते हैं? वी डिस्कार्ड दिस पोर्शन ऑफ द ग्राफ एंड इसी का इमेज ले लेते हैं। तो वो ग्राफ आ जाएगा आज दिस पॉइंट इज 0, a, राइट बेटा, एंड ये और इसी का इमेज एंड 0 पे बेटा ये पॉइंट यहाँ पे, क्योंकि हम लेफ्ट साइड वाला डिस्कार्ड करते हैं ना, तो ये पॉइंट तो एज इट इज यहाँ पे है 0, माइनस ए। ये हो गया कंप्लीट ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ मॉड x का। अब होल मॉड f ऑफ x का होल मॉड का अगर हम ग्राफ बनाते हैं दैट कम्स आउट टू बी हियर, दिस इज एज इट इज एंड हम इसको फ्लिप कर देंगे, मतलब नेगेटिव को बस पॉजिटिव बनाना है, इसको हमें एज इट इज शिफ्ट कर देना है अबव एक्स एक्सिस, करेक्ट। तो ये आ गई y इज इक्वल टू a वाली लाइन, अब ये पॉइंट इंक्लूडेड हो गया। डन बेटा। अब हम g ऑफ x का ग्राफ फ्रेम कर लेते हैं, इसकी तो हमें जरूरत नहीं है। सो g ऑफ x बेटा इट इज f ऑफ mod x माइनस mod ऑफ f ऑफ x, दैट मीन्स दिस माइनस दिस। तो अगर x का वैल्यू माइनस ए से 0 के बीच में है, 0 एक्सक्लूडेड, देन इन दैट केस दिस माइनस दिस। और ये जो इक्वेशन है आप देखें, दिस इज y इज इक्वल टू x प्लस a है। हमने इसके x को माइनस एक्स बनाया है, दैट्स इट, राइट। तो इसका इक्वेशन आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस a। और आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि इसका स्लोप 1 है तो इसका स्लोप -1 होगा, एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन को हमने a यूनिट ऊपर की ओर शिफ्ट कर दिया। डायरेक्टली इक्वेशन जैसे लिखना है वैसे आप लिख लें, ठीक है। वैसे तो बेस्ट है अगर आप y एक्सिस के अबाउट फ्लिप करते हैं तो x को आप माइनस एक्स बना रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आ गया इसका इक्वेशन। तो हम g ऑफ x को पहले मेंशन ही कर लेते हैं, -x/2 व्हेन x बिलोंग्स टू -a to 0, ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं 0 पे। 0 पे ये वैल्यू है -a एंड 0 पे ये वैल्यू है a, सो -a/2, सो इट इज -a पर्टिकुलरली फॉर x इक्वल टू 0। एंड अगर x के वैल्यू 0 से a में है देन इन दैट केस ये फंक्शन ये दैट इज x प्लस a से रिप्रेजेंटेड है और ये भी x प्लस a से रिप्रेजेंटेड है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट कम्स आउट टू बी 0। फाइन, तो हमारे पास कंप्लीट फंक्शन तैयार है। इसका ग्राफ बना लेते हैं, बिगर ग्राफ के भी आप ऐसे आंसर कर सकते हैं। हम ग्राफ बना के देख लेते हैं, 1 1 है, ऑन 2 है, यही नेचर हमें इसका डिस्कस करना है। सो -x/2 मतलब स्लोप इज नेगेटिव, -a से 0 के इंटरवल में हमें इसे ग्राफ करना है। सो इट विल बी हियर -a
to 0. Okay, this is excluded. Then माइनस है तो ये पॉइंट आ गया यहाँ पे, एंड देन 0 for 0 to a. ये आ गया बच्चा इसका ग्राफ. फाइन. अब आप बता दें 1 1 है क्या. 1 1 नीचे तो यहीं पे डिस्टर्ब हो गया क्योंकि कांस्टेंट आ रहा है ना ओवर एन इंटरवल. तो इस इंटरवल में लाइक करता हूँ हर वैल्यू के लिए सेम ही आउटपुट ये फंक्शन दे रहा है, तो फंक्शन बिकम्स मेनी वन. एंड क्या ये फंक्शन ऑन टू है? ऑन टू बनने के लिए -a से a तक में सारे आउटपुट ये फंक्शन देना चाहिए. वेरेज अगर आप इसका रेंज देखें तो इसके रेंज में 0 से a तक के वैल्यू है, उसके बाद ये वाले वैल्यूज मिसिंग है, फिर -a है. इसका मतलब रेंज इज नॉट द कोडोमेन, सो द फंक्शन इज इनटू, सो इट इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू. ठीक. नेक्स्ट बेटा, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स. फिर से 1 1 ऑन टू इसी का डिस्कशन हो रहा है, तो हम कैलकुलस मेथड पे चले जाएं या आप वेवी कर्व से इसका एक रफ स्केच बनाते हुए भी आंसर कर सकते हैं. ठीक है, मैं दोनों तरह से आपको बता रही हूँ. पहले तो आप वेवी कर्व से देख लें. बच्चा न्यूमरेटर के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? x + 5 x - 3. ठीक है, फैक्टराइज तो करना होगा. इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो ये तो फैक्टराइज हो नहीं सकता, और वैसे भी ये हमेशा ही पॉजिटिव है. ठीक है, दिस इज ऑलवेज इज पॉजिटिव. हम इसके साइंस को चेक कर लेते हैं. सो -5 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. ये कभी भी अनडिफाइंड नहीं बन रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं बन रहा है. ये पॉजिटिव है यहाँ पे, उसके बाद ये नेगेटिव बना, फिर ये पॉजिटिव बन गया. ठीक है, फंक्शन में हमें कोडोमेन गिवन नहीं है, और कोडोमेन अगर मिसिंग है तो अंडरस्टूड सेट ऑफ रियल नंबर पे ही हमें डिस्कशन करना है. ठीक है, तो इसका रेंज क्लियरली आप देख सकते हैं. ये वाले वैल्यूज तो अचीव हो ही नहीं सकता क्योंकि ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है. दो पॉलिनोमियल का रेशियो है बच्चा. डिसकॉन्टिन्यूटी तो तभी आती है जब डिनोमिनेटर 0 बनता है. डिनोमिनेटर इज नेवर 0, सो द ग्राफ इज कॉन्टिन्यूअस. तो कॉन्टिन्यूएशन में इस तरह से गया, यहाँ कहीं इसने टर्न लिया, तो जो कुछ रेंज इसका आएगा उसमें ये वाले वैल्यूज तो मिसिंग होगा. ये कोई ना कोई तो होगा, नेगेटिव वैल्यू होगा, लेकिन फाइनाइट वैल्यू होगा, वहां से ये आगे होगा. तो आप स्ट्रेट अवे कह सकते हैं द फंक्शन इज इनटू. ठीक है, अब क्योंकि इस ग्राफ में एक मिनिमा का फॉर्मेशन कंफर्म्ड है तो वहां से क्लियर हो जाता है मिनिमा है, इसका मतलब ग्राफ इज मेनी वन इन नेचर. आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन कट्स द ग्राफ मोर देन वंस. क्लियर है, सो इट इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू. अगर आप इसे कंप्लीट सॉल्विंग से आंसर करना चाहते हैं देन इन दैट केस बच्चे क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, बेटर है आप सिंप्लीफाई कर लो क्योंकि हम डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों पे क्वाड्रेटिक होगा तो हमारा काम ज़्यादा हो जाएगा. तो अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, सो दिस इज x² -4x लिख लेती हूँ, मैनुअल डिवीजन कर रही हूँ. सो -4x किया तो +4x किया तो ये 6x हो गया. मुझे +9 चाहिए तो मैंने -9 किया तो ये आ गया -24. फाइन, तो ये और ये डिवाइड हो गया. दिस इज 1 + 6x -24 अपॉन x² -4x +9. ठीक, ये f है बच्चा, तो f डैश क्या आ रहा है? इसका डिफरेंशिएशन 0. 6 हम ले लेते हैं कॉमन, तो ये रह जाता है एज x - 4. ठीक, 6 को हम इन्वॉल्व भी नहीं कर रहे हैं, हम पहले इसे बाहर रख रहे हैं. डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विद द डिनोमिनेटर. ठीक, नंबर्स जितने छोटे होंगे हमारा काम उतना ही सिंपल बन जाएगा. नाउ डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर. फाइन, अब देखें ये वैल्यू 0 कब होगा और अनडिफाइंड कब होगा? अनडिफाइंड ये कभी बनेगा ही नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 बनेगा नहीं. अब न्यूमरेटर में 0 कब क्रिएट होगा, उसके लिए हम इसे करते हैं सिंप्लीफाई. सो इट इज -2x². बचा दिस विद दिस, दैट इज +8x एंड देन +4x -16. ठीक, डिनोमिनेटर तो एज इट इज ये जो यहाँ पे है. नाउ व्हेन इज इट 0? फॉर दैट इन्हें हम कर देते हैं कंबाइन. सो -4x ये हो गया कैंसिल, यू लेफ्ट विद 8x एंड 9 है बचा -16 है, सो इट इज -7. फाइन, डिनोमिनेटर एज इट इज हुई है. अब एफ डैश का हम साइन स्टडी करेंगे, कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है, तो वहीं से हमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा. तो उसके लिए हम इसे करेंगे फैक्टराइज. तो मैंने माइनस साइन को ले लिया कॉमन. x² -8x +7 है. डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम ही है जो यहाँ पे है, परफेक्ट स्क्वायर है. दिस इज -6 बचा x - 1 into x - 7. Perfect, and denominator as it is. Now look at f dash is factorized completely. Signs देख लेते हैं. So 1 7 negative positive negative. तो इन साइंस से ही क्लियर हो जाता है जब f डैश का वैल्यू कभी नेगेटिव है और कभी पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ कभी डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है कभी अपवर्ड मूवमेंट करना है. सो दैट इट बिकम्स केस ऑफ ए मेनी वन फंक्शन. वो 1 1 फंक्शन का तो केस हो ही नहीं सकता, राइट? अब हमें इसका रेंज चाहिए.
रेंज के लिए वी विल चेक व्हेन इज एफ डैश एक्स 0 और अनडिफाइंड। एफ डैश अनडिफाइंड कभी होगा नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन ये 0 बनेगा व्हेन एक्स वैल्यू इज 1 एंड 7। तो रेंज लेने के लिए हमें फंक्शन का वैल्यू डोमेन के एंड पॉइंट्स पे लेना है, जो कि है -∞, infinity, एंड फंक्शन का वैल्यू लेना है at 1 एंड फंक्शन का वैल्यू लेना है at 7। दैट्स इट। एंड f ऑफ -∞ विल बी व्हाट, यहीं पे आप देख लें, -∞ या +∞ पे जो हाईएस्ट पावर है वही वैल्यू डिसाइड करता है। तो -∞ का स्क्वायर जो कि होगा इन्फिनिटी, ये भी होगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है बेटा। और ये लिमिट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, जो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में सबसे बड़ा एक्सपोनेंट है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के पास, सिर्फ आप उनको रखें क्योंकि उनके सामने ये नेग्लिजिबली स्मॉल होंगे, आप इन्हें डिस्कार्ड कर दें। सिर्फ इसको लेके आप सिंप्लीफाई कर ले, एक्स स्क्वायर हो जाता है कैंसिल एंड दैट आंसर इज 1। और आप ऐसे भी सोच सकते हैं जो ओवरऑल हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ एक्स है वो है 2। तो एक्स स्क्वायर का प्रेजेंस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के पास में है ना, तो उनका कोएफिशिएंट का रेशियो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो f ऑफ -∞ इज 1 एंड f ऑफ इन्फिनिटी भी बिल्कुल सेम ही चीज है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, ये नेग्लेक्ट हो जाएंगे, आंसर इज 1। ठीक, एंड f ऑफ 1 इज x की पे हम 1 पुट कर देते हैं, सो दिस इज 1 + 2 एंड दैट इज 3 -15 एंड दैट इज -12 एंड डिनोमिनेटर इज 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 एंड दिस इज 10 -4 दैट इज 6 एंड दिस इज -2 एंड f ऑफ 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग आप वैल्यू यहाँ से कर ले या यहाँ से कर ले, बच्चा क्लियर है, जो कुछ भी आएगा कोई फाइनाइट वैल्यू ही आएगा। ठीक है, अब जब हम इसका रेंज लिखेंगे तो इन सभी में सबसे छोटा वैल्यू जो कुछ भी होगा वो फाइनाइट ही होगा, और इन सब में जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो भी कोई फाइनाइट वैल्यू ही होगा। तो क्या इसका रेंज किसी भी हाल में r तक जा सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। सो द फंक्शन इज इनटू इन नेचर। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, if f of x is this, x is greater than 0, attains its maximum value at 1/e। इस फंक्शन का क्वेश्चन ने क्या दिया कि जो p के अचीव हो रहा है वो 1/e के कॉरेस्पॉन्डिंग हो रहा है। ठीक है, x इक्वल टू 1/e, तो 1/π के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी फंक्शन का वैल्यू आएगा दैट विल डेफिनेटली बी स्मॉलर देन, क्योंकि ओवरऑल हाईएस्ट इस फंक्शन का 1/e पे अचीव हो रहा है। परफेक्ट। अब आप बताएं f ऑफ 1/π क्या आएगा? दिस विल बी 1/1/π एंड दैट इज पाई power 2/π and that is smaller than e power 2/e। फाइन। अब हम दोनों तरफ, क्योंकि इस तरह का कोई भी हमारे पास यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो अगर हमें यहाँ पे इस तरह से एक्सपोनेंट नहीं चाहिए देन इन दैट केस पाई एंड e का जो एलसीएम है दैट इज पाई e है, उसको हम आज एक्सपोनेंट दोनों तरफ इंट्रोड्यूस करेंगे। तो पाई e कोई पॉजिटिव वैल्यू है, तो दोनों तरफ अगर हम सेम एक्सपोनेंट लेते हैं तो इनइक्वालिटी साइन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? ये हो गया कैंसिल, सो वी गेट पाई पावर 2e इज लेस देन e पावर 2π। चेक कर लो, डू वी हैव एनी सच ऑप्शन? यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे आपको फर्दर और कुछ स्टडी करने की जरूरत है। तो बताएं, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेती हूँ तो वी नो मोर द वैल्यू मोर विल बी स्क्वायर रूट आउटकम। ठीक, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा पाई पावर e, राइट? स्क्वायर रूट एस मॉड में आता है, लेकिन ये तो पॉजिटिव वैल्यू है तो मॉड की तो कोई जरूरत ही नहीं है, और ये आ गया e पावर पाई। अब चेक कर लेते हैं, डू वी हैव दिस हियर? क्लियर बेटा? नेक्स्ट, डोमेन एंड रेंज पे आप देखो, पर्टिकुलरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वॉल्व करते हुए कितने ज्यादा क्वेश्चंस हैं। एफ ऑफ एक्स ये है, देन रेंज ऑफ द फंक्शन हमें चाहिए। तो बच्चा साइन 5x, वी नो दिस इज -1 to 1, 7 में से जितना ज्यादा सब्ट्रैक्ट करोगे उतना कम आपके पास रह जाएगा। सो 7 माइनस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इट इज 1, 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका मिनिमम वैल्यू रहेगा, एंड मिनिमम को सब्ट्रैक्ट करोगे तो मैक्सिमम रहेगा, राइट? 7 माइनस ऑफ -1। परफेक्ट। अब ये पूरे का पूरा पॉजिटिव इंटरवल है और हम इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं, सो मोर द वैल्यू लेसर विल बी रेसिप्रोकल, तो इसके रेसिप्रोकल का आउटकम आ जाएगा 1/8 to 1/6 रिवर्स्ड, राइट? बेसिक मैथ्स में हमने रूल ऑफ रेसिप्रोकल किया था, आप डायरेक्टली उनके हेल्प से आंसर कर सकते हैं। नाउ लुक एट द ऑप्शंस बच्चे, 1/8 to 1/6। फाइन। नेक्स्ट, it says A set has elements as this, B के पास ये एलिमेंट्स हैं, then total number of 1 mapping from A to B possible satisfying this condition। 1 मैपिंग मतलब हर एक एलिमेंट का आउटपुट यूनिक ही होना चाहिए, फ्रेश ही होना चाहिए। इन दोनों का सम 14 आना चाहिए,
एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 3 मस्ट बी डिस्टिंक्ट, क्योंकि 1 1 मैपिंग, तो ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए एंड दोनों का सम 14 होना चाहिए। अब कंडीशन एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 3 पे है, तो सबसे पहले हम इनके वैल्यूज को चूज करेंगे, बाकी तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 3 इस लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स में, क्योंकि आउटपुट जो भी क्रिएट होगा इसी में से होगा ना, तो इस लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स में आप देखें दो नंबर ऐसे जिनको सम करके 14 आए, तो 2 के साथ हम 12 ले सकते हैं, तो ये 2 है तो ये 12 है, ये 12 है तो ये 2 है, परफेक्ट। 4 के साथ हम 10 ले सकते हैं, 4 10 10 4, फाइन। 5 के साथ, क्योंकि हमें 14 बनाना है, तो 5 के साथ 9 जो कि अवेलेबल ही नहीं है। 7 लेंगे तो हमें 7 के साथ 7 ही लेना होगा, वो भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। 7 के आगे तो आपको सर्च करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने रिवर्स करते हुए भी लिख दिया है ना सारे केसेस, तो यही बन गया 4 केसेस। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 3, 1 3 7 9 एंड 11, एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 3 टुगेदर वी कैन डिसाइड इन 4 वेज, ओके। उसके बाद इन 3 एलिमेंट की मैपिंग रिमेनिंग एलिमेंट्स में से आप किसी के भी साथ कर सकते हैं। तो यहाँ से कोई 2 एलिमेंट ही यूज हो रहे हैं, तो लेट मी क्रॉस दिस 2। अगर हमने इन 2 को यूज कर लिया तो हमारे पास 5 एलिमेंट्स आ गए, सो दिस कैन बी कनेक्टेड इन 5 वेज, नेक्स्ट इन 4 वेज एंड नेक्स्ट इन 3 वेज, लाइक दिस। और यू कैन डायरेक्टली डू 3 इधर है 5 इधर है, सो 5p3, ठीक है बेटा। सो आंसर कम्स आउट टू बी दिस इज 20 into 3 60 into 4, that is 240, fine beta। here next let f of x be 5th degree polynomial है, ठीक है। g of x be a function such that g of f of x is x for all x belonging to R, then g of 7 upon g dash 7 is what। इस तरह के क्वेश्चन में वैसे तो आप कह सकते हो g एंड एफ आई इनवर्स ऑफ ईच अदर, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में हमें इनवर्स वगैरह कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली कर लें। अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो g डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, फाइन। अगर हमें g डैश 7 का वैल्यू चाहिए तो हमें ऐसा x ढूंढना होगा जिसके लिए f ऑफ x का वैल्यू 7 बने, राइट। हमें ये 7 चाहिए, तो सबसे पहले आप सर्च करो कि x क्या होगा जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसका आउटकम हमें 7 मिल पाए, ठीक। अब बच्चा इतना हाई डिग्री के पॉलिनोमियल को आप सॉल्व तो नहीं करने वाले हो, तो हीट एंड ट्रायल से ही आप इसके वैल्यू को आइडेंटिफाई करोगे। तो बता दे 7 आने के लिए अगर हम x को 1 कंसिडर करते हैं, 1 + 2 + 3 + 1, दिस कम्स आउट टू बी 7 एज इट इज, ठीक है। तो हमें ज्यादा कोई मेहनत भी नहीं करना पड़ा, तो क्लियर हो गया f ऑफ 1 इज 7, फाइन है। अब हम g डैश ऑफ 7 लिख सकते हैं, दैट विल बी 1 बाई f डैश ऑफ x का वैल्यू 1 है ना। जब x का वैल्यू 1 होगा तभी ये 7 बन पाएगा, तो हमें ये चाहिए एंड f ऑफ x हमारे पास है, तो हम f डैश x इमीडिएटली निकाल सकते हैं, दिस 6x² + 3, और हमें f डैश ऑफ 1 चाहिए, सो f डैश 1 इज 5 + 6 दैट इज 11 + 3 एंड दैट इज 14, डन। सो ये है 1/14। अब आ जाते हैं g ऑफ 7 पे। g ऑफ 7 हमारे पास g ऑफ f ऑफ x x है, तो यहाँ हमें 7 चाहिए एंड दैट इज पॉसिबल व्हेन x इज 1, क्योंकि f ऑफ 1 ही है जो 7 क्रिएट करता है, तो x इज 1, यहाँ से हमें मिल गया g ऑफ 7 इज 1, सो हियर आवर आंसर इज 1/14 एंड दैट इज 14, क्लियर। नेक्स्ट बेटा, और ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है कुछ नया नहीं है, पहले भी आ चुके हैं। If set S has A be real numbers satisfying this equation, मतलब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। उसके बाद it says उसके जितने भी सॉल्यूशंस हमें मिला है उनका समेशन मल्टीप्लाइड विद 72। तो इक्वेशन सॉल्व करना है जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रेजेंस है, फ्रैक्शनल पार्ट का प्रेजेंस है एंड मॉड्यूलस का प्रेजेंस है। तो सबसे पहले तो हम मॉड को रिमूव करते हैं, तो इक्वेशन बेटा 2a - 1 मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a, ओके। तो मॉड को रिमूव करने के लिए इफ a इज लेस देन 1/2, देन इन दैट केस दिस इज -2a + 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है अंडर दिस सिचुएशन। अब अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ है, देन वी आर सपोज टू सॉल्व फॉर 2a - 1 इज 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए, राइट। और इस तरह के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने बेसिक मैथ्स में ही
ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का डिस्कशन किया था, ठीक है। तो हमें प्रोसीड किस तरह से करना होता है, a को हमें रिप्लेस करना होता है बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a हम इसे i लिखेंगे, बेटर है, एंड फ्रैक्शनल पार्ट को f, ठीक है। इतना कुछ हम लिख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो a के जगह पे वी आर गोइंग टू राइट a इज दिस प्लस दिस, सो दैट इज i प्लस f। सो नाउ माइनस 2i माइनस 2f प्लस 1, ये हमने i कंसिडर किया है और ये है फाइन। i एंड f कंबाइन कर देते हैं, सो दैट इज 5i, ये कंबाइन हुआ 4f, सो 1 इज 5i प्लस 4f। हमें i एंड f को सॉल्व करना है, दोनों को ऐड करते हुए हमें a का वैल्यू मिल पाएगा और वही a हमें फाइनली आंसर की तरह ट्रीट करना है जो इस इंटरवल में लाई करे, ठीक है। तो आप प्रोसीड कर जाएं। किस तरह से हम सॉल्व करते हैं बच्चा, वी राइट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f इन टर्म्स ऑफ i एंड वी नो f जो कुछ भी होगा 0 से 1 के बीच में आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड 0 से 4 में होगा। तो अब हमें वो i चाहिए, क्योंकि i मतलब एक इंटीजर जो कि इसके साथ इक्वेटेड है, तो ये वैल्यू इस इंटरवल में आए, ये तो कंफर्म्ड है, राइट। सो माइनस 5i वुड बिलोंग टू 1, हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, एंड वी आर गोइंग टू डिवाइड द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज बाय -5। नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो या मल्टीप्लाई करते हो तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। सो दिस इज -3/5 एंड क्लोज्ड में होगा, एंड दिस इज 1/5। क्लियर बेटा। अब देखिए क्या कोई इंटीजर है जो इस इंटरवल में लाई करता हुआ हो, सिर्फ एक ही इंटीजर की पॉसिबिलिटी है, वो है 0, ठीक है। तो अगर i का वैल्यू 0 है, क्योंकि i प्लस f से हमें a मिलेगा, i का वैल्यू 0, अब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और f कैलकुलेट करेंगे। तो अगर i का वैल्यू 0 है तो f इज 1/4, सो a इज i प्लस f। तो एक सोल्यूशन हमें यहाँ से जो मिल पा रहा है वो है ये, लेकिन ये एज अ सोल्यूशन तभी कंसिडर होगा जब ये वैल्यू इस इंटरवल का आएगा। क्या ये वैल्यू इस इंटरवल में लाई करता है? बिल्कुल करता है, तो ये एक वैलिड सोल्यूशन है। एग्जैक्टली इसी तरह से अब हम सेकंड केस में सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया 2i प्लस 2f, 3i प्लस 2f, ये हो गया कैंसिल, वी गेट i टू बी -1। तो यहीं से ये चीज रिजेक्ट हो जाता है कि a जो कुछ भी आएगा उसका ग्रेटेस्ट ये वैल्यू -1, इस तरह के a का ग्रेटेस्ट ये वैल्यू कभी भी -1 तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी सोल्यूशन हमें मिल ही नहीं पाएगा, राइट। और अगर आप कंप्लीटली सॉल्व करके आंसर करना चाहते हैं तो i का वैल्यू -1 है, f इस इक्वेशन में रहा ही नहीं, एंड दैट सिंपली मींस आपको वो नंबर्स बताने हैं जिनका ग्रेटेस्ट वैल्यू -1 आए, एंड दे आर -1 to 0, राइट। एंड उनमें से कोई भी वैल्यू इस टाइप का है ही नहीं, सो नो सोल्यूशन अंडर दिस केस। तो यहाँ पे ओवरऑल इस सेट के पास सिर्फ एक ही वैल्यू है, एंड दैट इज 1/4, और हमें उन्हें सम अप करने के लिए कहा गया है और एक ही वैल्यू है, सो दिस समेशन इज 1/4, 72 से ये हो गया मल्टीप्लाई, सो दिस कम्स आउट टू बी 18, राइट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ जी रियल टू रियल, एफ ऑफ एक्स ये है, जी ऑफ एक्स ये है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की बात हो रही है। तो स्ट्रेट अवे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फ्रेम कर लेते हैं। एफ के पास तो कोई ब्रांचेस है ही नहीं, जी ऑफ एक्स है 2 ब्रांचेस में है। तो अगर एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, अंडर दैट केस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विल बी e पावर x -1 का मॉड, फाइन। और अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो e पावर x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, एंड 1 - 1 0, तो ये जो कुछ भी आएगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सो कैन वी रिमूव मॉड्यूलस एंड जस्ट राइट इट एज इट इज टू बी e पावर x -1। एक बार आप फिर से देख लो, मॉड ऑफ e पावर x -1 आया था, एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए आप e पावर x का ग्राफ देखें, एंड दिस वैल्यूज आर ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सो -1 करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, तो मॉड ऑफ ए सेट ऑफ नॉन नेगेटिव वैल्यूज विल बी द सेम वैल्यू, ठीक है। देन सेकेंड ब्रांच, अगर x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है, यहाँ पे दोनों जगह पे इक्वलिटी इंक्लूडेड है, रीजन बिंग 0 पे ये भी हमें 1 देता है, 0 पे ये भी हमें 1 देता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप दोनों के साथ रखें या किसी एक के साथ इसे लिखें, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताएं x + 1 - 1, सो दैट इज x अंडर मॉड, x लेस देन इक्वल टू 0 है तो x मॉड दैट विल बिकम -x, फाइन बेटा। अब आप ग्राफिकली ही कर लें, हमें 1 एंड ऑन टू नेचर को ही डिस्कस करना है। तो बताएं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए e पावर x -1 करेंगे तो ये आ जाता है इस जगह पे, फाइन बेटा।
एंड x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए -x है, मतलब डाउनवर्ड मूविंग लाइन है, ये आ गया। ये है इसका कंप्लीट ग्राफ। अब क्लियर हो जाता है देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए मिनिमा, सो फंक्शन इज मिनी वन इन नेचर एंड इसका जो रेंज है वो 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है एंड वेयर इज द कोडोमेन इज R, तो फंक्शन इज इनटू इन नेचर, सो नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। ठीक बेटा, नेक्स्ट फिर से डोमेन पे क्वेश्चन है बच्चे। ये डिफाइंड होने के लिए 3x माइनस 22 अपॉन 2x माइनस 19 मस्ट बी बिटवीन -1 एंड 1 है ना। बिगिनिंग में भी एक क्वेश्चन हमने किया था, सिमिलर सही था साइन इनवर्स पे। एंड फॉर दिस टू बी डिफाइंड 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। दोनों का हमें लेना है इंटरसेक्शन, और इसे सॉल्व करने के लिए हम इसे इधर शिफ्ट करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे एंड इसे इधर शिफ्ट करते हुए इसे सॉल्व करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, राइट। सो शिफ्टिंग -1 टुवर्ड्स दिस वी गेट 3x माइनस 22 अपॉन 2x माइनस 19 प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो डायरेक्टली लिख रहे हैं, देखो 3x माइनस 22 प्लस 2x माइनस 19, सो इट इज 5x माइनस 41 अपॉन 2x माइनस 19 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बचा 41/5 मतलब 8.2 and 19/2 is 9.5. So this is 41/5, 19/2 excluded, included, greater than or equal to 0. Signs are this. तो ये आ गया इसका सोल्यूशन सेट, राइट। उसी तरह से अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। वी आर शिफ्टिंग इट टू दिस साइड। सो 3x माइनस 22 2x माइनस 19 माइनस 1, डायरेक्टली एलसीएम ले रहे हैं, तो 2x माइनस 19 3x माइनस 2x माइनस 22 प्लस 19, सो दैट इज -3, राइट बेटा। सो बेबी कर्व 3 19/2 प्लस माइनस प्लस, दिस इज इंक्लूडेड, दिस इज एक्सक्लूडेड, वैल्यूज आर दिस। तो बच्चा दोनों में कॉमन वैल्यूज कौन से हुए आप देखो, ये 19/2 पे टर्मिनेट हो रहा है और 3 ये क्योंकि 8.2 है तो 3 विल बी समवेयर हियर, और हमें चाहिए 3 से लेके यहाँ तक का वैल्यू, एंड जो कॉमन वैल्यूज है दोनों तरफ शेडेड है वो 3 से 41/5, ठीक है। 3 इंक्लूडेड है, 41/5 भी इंक्लूडेड है। सो इसका आंसर आ गया है आज 3 to 41/5। अब हम चलते हैं इस तरफ, ये तो स्ट्रेट अवे वेवी कर्व से ही सॉल्व होगा बच्चे। तो फैक्टराइज करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो इसके फैक्टर्स आ जाते हैं -3x माइनस 5x, स्प्लिट कर दिया बच्चा मिडिल टर्म को, इसको तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे, ओके। वी वांट इट टू बी ग्रेटर देन 0, तो इसके फैक्टर्स है 3x माइनस 5 x माइनस 1 x माइनस 5 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, वेवी कर्व। सो -2 and then we have 1 5/3 and 5 plus minus plus minus plus, we want it to be greater than 0. So greater than 0 इस पोर्शन पे है, यहाँ है और यहाँ पे है, और हमें चाहिए इसका इंटरसेक्शन विथ 3 to 41/5, तो यहीं पे मार्क कर देते हैं। 3 कहाँ पे आएगा, कहीं यहाँ पे होगा, राइट, एंड 41/5 इधर कहीं होगा, राइट। तो कौन सा पोर्शन ऑफ द नंबर लाइन है बच्चा जो दोनों तरफ से शेडेड है, आप देख लें, दैट कम्स आउट टू बी 5 to 41/5 है ना बच्चा। 41/5 इंक्लूडेड फॉर्म में है, वेयर इज 5 इन एक्सक्लूडेड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू इसमें से कोई भी वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। -2 भी एक्सक्लूडेड है, देन 1 भी एक्सक्लूडेड है, 5/3 भी एक्सक्लूडेड, ये सारे के सारे वैल्यूज एक्सक्लूडेड फॉर्म में ही हैं, राइट, एंड बाकी सब इंक्लूडेड फॉर्म में है क्योंकि यहाँ पे तो इक्वलिटी है ना, हर वैल्यू इंक्लूडेड है। सो आंसर इज दिस। अब आप यहाँ पे आ जाएं, अल्फा फॉर अस इज 5 एंड बीटा फॉर अस इज 41/5, राइट, यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो 3 अल्फा दैट इज 15 एंड 10 टाइम्स ऑफ दिस, ये हो जाएगा आज 82, तो बच्चा आंसर इज 97। क्लियर, नेक्स्ट। Let the sum of maximum and minimum values of the function be this, then find m plus n. तो maximum and minimum value पे ही हमें काम करना है, तो indirectly question is asking us to find its range. Quadratic by quadratic का फॉर्मेट है, हमने रेंज में इस पर्टिकुलर केस को अलग से सेपरेटली डिस्कस किया हुआ है बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आप यहाँ पे कैलकुलस मेथड का भी यूज ले सकते हैं। हम डायरेक्टली
क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म से ही कर लेते हैं, सिंपल प्रोसेस। 2x स्क्वायर 3x प्लस 8, बच्चा इसे कर देते हैं हम क्रॉस, तो दिस इज 2y x स्क्वायर 3yx 8y इज इक्वल टू दिस, उसे भी हम इधर ही शिफ्ट कर देते हैं। डन, मैंने डायरेक्टली लिखा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप 2 स्टेप में इसे कर लें। बच्चा एक्स स्क्वायर का प्रेजेंस दोनों जगह है ना, तो हम कॉमन ले लेते हैं। इनफैक्ट 2x स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 1 रह गया और x यहाँ है और यहाँ है, सो 3x हमने लिया कॉमन, y प्लस 1 रह गया एंड कांस्टेंट टर्म मतलब जिसमें x का प्रेजेंस नहीं है वो ये है। डन। अब हमारा मेथड ऑफ डूइंग क्या होता है, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है, मतलब अगर y का वैल्यू 1 है, y माइनस 1 0 है, इन दैट केस ये क्वाड्रेटिक तो नहीं रहेगा, तो हम डिस्क्रिमिनेंट का डिस्कशन तो नहीं करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का डिस्कशन हम तभी करेंगे जब ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक होने के लिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हैज टू बी नॉन जीरो। तो अगर y का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है, इन दैट केस हम डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हुए प्रोसीड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट वगैरह हम क्यों ले रहे हैं ये सब हम थ्योरी में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है, तो हम डायरेक्टली ले रहे हैं। और अगर y का वैल्यू 1 है तो आप डिस्क्रिमिनेंट तो ले ही नहीं सकते, क्वाड्रेटिक नहीं है, तो इस केस में हम वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं क्या कोई हमें x ऐसा मिल पाता है जो y के वैल्यू को 1 बना पाए, क्योंकि हम रेंज फाइंड कर रहे हैं। रेंज मतलब ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y को हम कलेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो y की जगह पे 1 आप इसमें किसी में भी पुट कर लो। मैं यहाँ डाल देती हूँ, दिस इज 0, दिस इज 0, y इज 1, x इज कमिंग आउट टू बी 0, इसका मतलब हाँ y का वैल्यू 1 बनेगा, पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हमारा रेंज का पार्ट रहेगा। अब वहां आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, सो दैट इज 8 स्क्वायर y माइनस 1 का स्क्वायर। फाइन बेटा। अब इन परफेक्ट स्क्वायर को खोल के टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर से आप देख सकते हैं। दिस इज 3y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस ये 8 का स्क्वायर है, तो 8y माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक है। और जब हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को सॉल्व कर रहे होते हैं या लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 इनको सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हम इसे फैक्टराइज करते हैं। वे भी कब से हम हैंडल करेंगे, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो बता दें दोनों का एडेड फॉर्म हमें क्या देगा, 11y माइनस 5, और दोनों का अगर हम डिफरेंस लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, वी गेट दिस माइनस दिस एंड फाइन बेटा। व्हेन इज इट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो साइंस देख लें, दिस इज 5/11 और ये है 11/5, राइट। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमें चाहिए, और इधर साइन है नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो व्हेन इज इट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बेटा, 5/11 टू 11/5, फाइन, बोथ साइड क्लोज्ड। और ये वैलिड है y नॉट इक्वल टू 1 के लिए, लेकिन 1 इसमें इंक्लूडेड फॉर्म में है, तो इस केस का जो आंसर आएगा दैट इज -1, लेकिन 1 को एंड आंसर में हमें फिर से डाल देना है। तो यहाँ से आपको -1 अब सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, क्योंकि 1 हमारे आंसर का पार्ट रहेगा। तो ये आ गया हमारा कंप्लीट आंसर, ठीक है बेटा। अब आ जाएं, इस आंसर को हमें प्रेजेंट किस फॉर्म में करना है, सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। सो 5/11 प्लस 11/5, 25 प्लस 121 अपॉन 55, इट इज 146 अपॉन 55। इसमें सिंप्लीफिकेशन का कोई स्कोप ही नहीं है, तो ये फॉर्मेट ऑलरेडी है। हमसे m प्लस एन पूछा है क्वेश्चन ने, सो m प्लस एन मतलब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, दैट इज राइट। लुक एट द ऑप्शंस विच है नेक्स्ट। कंसीडर द फंक्शन f as this, a composition of f taken 10 times is this, then value of this is what। मतलब हमें composition 10 times लेना है, वहाँ से हमें अल्फा का पता चलेगा एंड उसके corresponding we are going to find that, ठीक। तो बताएं अगर f of x ये है, तो f of x क्या आएगा, f of x में x की जगह पे f of x आएगा, ठीक है, थोड़ा केयरफुली करना है बस। सो f of x 2x अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर, स्क्वायर रूट है, डिनोमिनेटर में भी x की ये पे f of x मतलब ये आज इट इज आएगा। सो दैट इज 1 प्लस 9x स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर विच इज 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर होल अंडर स्क्वायर रूट, ठीक है बेटा। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज 4x, ये स्क्वायर रूट ऑफ ये है, यहाँ से भी वही चीज़ क्रिएट होगा, तो वो तो हो जाएगा कैंसिल, उसे लिखने के अपने टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज 9 इंटू 4x स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। Now look at बेटा 4x, this is 1, यहाँ x स्क्वायर और x स्क्वायर है, तो उन्हें हम करते हैं कंबाइन
और हमें इसके साथ इसे कंपेयर करना है। तो यहाँ पे ना आप पूरी तरह से इसे कैलकुलेट ना करें, जैसे 9x² है उसे हम ले लेते हैं कॉमन एंड 1 + 4 एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। पैटर्न हमें क्लियर हो जाएगा विथ टाइम, जैसे हम 1 2 और कंपोजिशन लेंगे ना तो क्लैरिटी आ जाएगी। अब हम लेते हैं f of x, ठीक है। तो ये f of x में x की जगह पे हम f of x पुट करने वाले हैं, ठीक। वहीं से क्लैरिटी आ जाएगी, फिर हम जनरलाइज करके 10 टाइम्स f of x फ्रेम कर लेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, दिस इज 4, x की जगह पे f of x आ रहा है 2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 9x², ओके। डिनोमिनेटर इज 1 + 9 × 1 + 4, ये तो एज इट इज रहेगा। x का स्क्वायर मतलब f of x का स्क्वायर आ जाएगा एंड दैट वुड बी 4x² अपॉन 1 + 9x² एंड ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है। फाइन बेटा, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज 8 को हम 2 क्यों भी लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको दिख ही रहा है 2 पावर 10, मतलब जितनी बार कंपोजिशन है 2 का पावर वो आ रहा है और हमारे पास पैटर्न भी वही क्रिएट हो रहा है। ये तो हो जाएगा कैंसिल, तो उसे लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। दिस इज 1 + 9x² + 9 × 1 + 4 टाइम्स ऑफ 4x², डन। और ये है स्क्वायर रूट के अंदर। इससे एक बार हम स्टडी कर लेते हैं 1 जिसमें x² का प्रेजेंस नहीं है, कांस्टेंट है, x² यहाँ है और यहाँ है 9x² अगर हम कॉमन ले लेते हैं व्हाट वी गेट इज 1 + 4 + 4² है ना। अब हमें पैटर्न तो क्लियर हो गया है। आगे अब हमें और कंपोजिशन लेके टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। आप देखें हमने 3 बार कंपोजिशन लिया तो 2 क्यूब यहाँ पे क्रिएट हुआ है, यहाँ 9x² तो हमेशा ही है, जैसे f of x था तो सिर्फ 9x² है। हमने कंपोजिशन एक बार लिया, f of x हमने जब क्रिएट किया ना तो हमें यहाँ पे मिल रहा है 1 + 4 और हमने 3 f को इन्वॉल्व किया तो 1 + 4 + 4² का प्रेजेंस क्रिएट हुआ है, राइट। और क्वेश्चन ने कहा है 9x² के साथ जो चीज क्रिएट होगा अगर वो अल्फा है तो क्या आएगा, तो 10 टाइम्स कंपोजिशन के बाद जो चीज यहाँ पे क्रिएट होगा दैट विल बी 1 + 4 + 4², सो ऑन 10 टर्म्स, राइट। और ये एक GP है बेटा और यही हमारे लिए अल्फा है, सो दैट इज a into r power number of terms -1 upon r -1 and that is 3। ये हमारे लिए अल्फा है एंड क्वेश्चन ने पूछा है हमसे 3 अल्फा + 1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, तो सिंपल बेटा 3 अल्फा विल बी दिस एंड 3 अल्फा + 1 विल बी 4 पावर 10 और हमें चाहिए 4 पावर 10 का स्क्वायर रूट एंड दैट इज 2 पावर 10 एंड 2 पावर 10 का तो वैल्यू हम याद ही रखते हैं दैट इज 1024। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन रियल टू रियल है f एंड g, ये है बेटा g और f को हमें स्टडी करना है, दोनों में 2 ब्रांचेस से फ्रेम ही कर लो कंपोजिशन। सो g of f of x, अगर हम चाइल्ड फंक्शन ये लेते हैं पेरेंट फंक्शन ये लेते हैं तो g of f of x क्या बन जाएगा, log x, राइट। लेकिन कब बनेगा, जब चाइल्ड फंक्शन डिफाइंड हो एंड एट द सेम टाइम जो चाइल्ड फंक्शन है दैट मस्ट fits into the input set of the parent function, ये 2 कंडीशन हम लेते हैं। so intersection log x base e must be greater than or equal to 0। पहले इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। ये होगा जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू e पावर 0 होगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। दोनों का इंटरसेक्शन से हमें मिला x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये कंपोजिशन क्रिएट होगा ओनली फॉर दिस x, ठीक। अब आ जाते हैं दिस विद दिस पे, so g of f of x in that case will be e power log x base e, जो कि सिंप्लीफाई होके बन जाता है आज x। लेकिन वैलिड कब होगा, जब चाइल्ड फंक्शन डिफाइंड हो एंड एट द सेम टाइम ये इसके इनपुट सेट में फिट हो, मतलब log x to the base e must be less than 0, x must be less than 1, तो x greater than 0 and at the same time x lesser than 1, तो ये ब्रांच वैलिड है जब x की वैल्यूज 0 से 1 के। नेक्स्ट बेटा थर्ड ब्रांच दिस विद दिस। सबसे पहले देख लेते हैं ये वैलिड होगा भी या नहीं होगा। चाइल्ड फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड एंड एट द सेम टाइम दिस मस्ट सैटिस्फाई दिस कंडीशन। सो e पावर -x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। e पावर -x इक्वल टू 0 तो कभी होता नहीं, बट ग्रेटर देन 0 r पे होता है, ठीक। और इन दोनों के इंटरसेक्शन से आ गया x लेस देन इक्वल टू 0, मतलब x बिलोंगिंग टू -∞ टू 0। और इस पर्टिकुलर इंटरवल में जो कंपोजिशन बनेगा वो होगा e पावर -x। फाइन। अब आपको फोर्थ ब्रांच लेने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं पूरा r यहाँ कवर हो चुका है।
माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 टू 1, 1 टू इन्फिनिटी। तो अब और कोई एक्स बचा ही नहीं, तो क्लियर हो जाता है लास्ट वाला अगर आप चेक करें तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, ये जो इंटरसेक्शन आएगा वो नल सेट ही आएगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करें, जब पूरा चीज यहाँ पे डिस्कस हो चुका है तो लास्ट ब्रांच पे जाने की जरूरत ही नहीं है। अब हम देख लेते हैं क्या ये 1 1 है, ऑन 2 है। तो बच्चा सिंपल ग्राफ से ग्राफिकली ही कर लेते हैं। log x बेस ई 1 से इन्फिनिटी तक में इसका ग्राफ ये है, राइट। एंड 0 से 1 के इंटरवल में y इज इक्वल टू एक्स है, सो y इज इक्वल टू एक्स, बोथ साइड एक्सक्लूडेड। ये आ गया बेटा, तो यहां से तो क्लियर हो गया कि ये मेनी वन है, राइट। अब देख लेते हैं इनटू है या ऑन टू है, उसके लिए e पावर माइनस एक्स का ग्राफ लेना है हमें विद इन दिस इंटरवल। सो डाउनवर्ड मूविंग ग्राफ हियर, टेक दिस वैल्यू इज इंक्लूडेड। अब आप ग्राफ को देखते हुए बता दें क्या ये फंक्शन ऑन टू हो सकता है। कोडोमेन इसका आर गिवन है, वेयर इज क्लियर है इसके रेंज में कोई भी नेगेटिव वैल्यूज तो आ ही नहीं रहे हैं, सो फंक्शन इज इनटू, इट इज मेनी वन एंड इनटू, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक बेटा, नेक्स्ट फिर से डोमेन पे ही क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स इज दस डोमेन ये है तो हमें ये वैल्यू चाहिए, फाइन। तो बताएं स्क्वायर रूट है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 25 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर शुडंट बी 4। पहले इस पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 25, सो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, वैसे आप वेवी कर्व से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो एक्स इज माइनस इन्फिनिटी टू -5 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, बट एट द सेम टाइम एक्स की वैल्यू +-2 नहीं होना चाहिए, एंड +-2 यहाँ पे कहीं इंक्लूडेड ही नहीं है, तो ये आ गया हमारा इस पार्ट का डोमेन। ठीक, अब इस पे आए, फॉर दिस टू बी डिफाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये तो हो जाता है फैक्टराइज, राइट। वेवी कर्व से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें जो मिल रहा है वो है माइनस इन्फिनिटी टू -5 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। मैंने डायरेक्टली लिख दिया, अगर आप डायरेक्टली लिख पा रहे हैं वेरी गुड, अदरवाइज आप साइंस की हेल्प से लिख लें। डन। नाउ वी वांट कॉमन वैल्यूज, दोनों डिफाइन होना चाहिए, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू। तो ये और ये, इन दोनों में अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो माइनस इन्फिनिटी टू -5 आएगा ओपन इंटरवल, एंड पॉजिटिव वैल्यूज का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो 5 टू इन्फिनिटी आ रहा है। फाइन बेटा। नाउ we have minus infinity to alpha, so alpha is -5 and beta for us is 5, और हमें ये कैलकुलेट करना है, तो alpha square that will be 25 and beta cube that is 125, so answer is 150. Clear beta? Next. f of x is this, f of x is g of x, and then हमें g of 4 चाहिए। तो सबसे पहले हमें g ऑफ एक्स फ्रेम करना है, फिर g का कंपोजिशन हमें लेना है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएं, f of x that will be 4 times of f of x plus 3 upon 6 times of f of x minus 4. f of x for us is this, यहाँ पे हम इसे पुट कर देते हैं, so 4x plus 3 upon 6x minus 4 plus 3 upon 6 times of 4x plus 3 upon -4 है ना बच्चे। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले रहे हैं यहाँ और यहाँ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा तो उसे तो हम लिखेंगे नहीं। दिस इज 16x प्लस 12 प्लस 18x माइनस 12 अपॉन, ये आता है 24x प्लस 18 माइनस 24x प्लस 16। परफेक्ट, ये हो गया कैंसिल, यहाँ से ये हो गया कैंसिल, एंड ये दोनों टुगेदर दे फ्रेम 16 प्लस 18 दैट कम्स आउट टू बी 34x एंड डिनोमिनेटर इज 34। बच्चा ये तो है x, तो g ऑफ x इज x, और अगर हम x का कंपोजिशन विथ x लेते हैं तो वो भी x ही रहेगा, है ना। तो अगर हम x का कंपोजिशन कितनी बार भी लें तो वो x ही आएगा। तो क्या हम इस फंक्शन को डायरेक्टली x लिख सकते हैं? तो इनपुट अगर 4 है तो आउटपुट भी 4 ही आएगा। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, if the function this defined by this is 1 1 and onto both, then distance of this from the line this. Okay, तो हमें a and b को सॉल्व करना है, ये 1 1 and onto है, दैट मीन्स हमें इसका रेंज फाइंड करना है विद इन दिस इंटरवल, वहां से हमें a and b के वैल्यूज मिलेंगे एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग देन विल बी एबल टू फाइंड दैट। ठीक है, तो प्रोसीड कर जाएं। f of x is
e पावर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। तो इमीडिएटली f डैश ले लेते हैं, e पावर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ 3x स्क्वायर माइनस 3। ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, ठीक है ना। स्ट्रेट अवे f डैश के साइन पे चलते हैं। दिस इज 3x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और हमारा इंटरवल ऑफ डिस्कशन ये है। सो माइनस 1 1, इसका साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है, लेकिन हमारा डिस्कशन इस पार्ट पे है और उस इंटरवल में f डैश पॉजिटिव है। दैट मीन्स f ऑफ x का जो ग्राफ आएगा दैट विल बी अपवर्ड मूविंग, क्योंकि ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव मल्टीप्लाइड विथ पॉजिटिव वैल्यू दैट इज पॉजिटिव। सो f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन एंड इंक्रीजिंग फंक्शन आर 1 1 और इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए रेंज भी बहुत सिंपल टास्क है। लिस्ट इनपुट के लिए लिस्ट आउटकम मिलेगा, हाईएस्ट इनपुट के लिए हाईएस्ट आउटकम मिलेगा। तो बच्चा जो a होगा दैट विल बी f ऑफ माइनस इन्फिनिटी और जो b होगा दैट विल बी f ऑफ माइनस 1, है ना। अब स्ट्रेट अवे आंसर देख लेते हैं। माइनस इन्फिनिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो हाईएस्ट पावर है वही वैल्यू डिसाइड करेगा, ये नेग्लेक्ट हो जाएंगे। माइनस इन्फिनिटी का क्यूब माइनस इन्फिनिटी एंड e पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0, फाइन। एंड f ऑफ माइनस 1, बच्चा ये है माइनस 1, ये है प्लस 3, तो ये आ गया 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो ये है e क्यूब, डन। हमारे पास a 0 है और b e क्यूब है। अब यहाँ पे आ जाएं, b इज e क्यूब, तो ये पॉइंट है दिस, a इज 0। हमें इसका डिस्टेंस चाहिए इस लाइन से। हम सभी टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं और इस एक्सप्रेशन में इस कोऑर्डिनेट्स हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 2e क्यूब प्लस 4 प्लस e पावर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4 का मॉड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है बेटा, सिंप्लीफाई कर लें, ये हो गया कैंसिल एंड ये तो ऑलरेडी एक पॉजिटिव नंबर है तो मॉड का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। 2 हमने ले लिया कॉमन, e क्यूब प्लस 1 बाई ई क्यूब है ये एंड दिस इज 1 प्लस 1 बाई ई पावर 6 का स्क्वायर रूट। ये सिंप्लीफाई होके बनता है e पावर 6 प्लस 1 अपॉन ई क्यूब और ये आ जाएगा e पावर 6 प्लस 1 का स्क्वायर रूट एंड देन e पावर 6 स्क्वायर रूट में है तो बाहर आएगा तो e क्यूब बन के आएगा। ये करता है इसे कैंसिल, यहाँ कैंसिल होते हुए यहाँ पे रह जाएगा एज दिस। अब आप आंसर चेक कर ले, 2 टाइम्स ऑफ दिस, फाइन। नेक्स्ट बेटा, लेट a सेट, ये 1 to 7 फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स आर देयर। p of a डिनोट द पावर सेट ऑफ a। पावर सेट होता क्या है बेटा? ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द सबसेट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ फंक्शंस a to p of a such that a belongs to f of a। इसका मीनिंग क्लियर हुआ? अगर हम a एलिमेंट की मैपिंग ढूंढते हैं, a एज ए एलिमेंट फ्रॉम हियर, तो उसकी मैपिंग किसके साथ होनी चाहिए? वो डेफिनेटली पावर सेट ऑफ a के किसी एलिमेंट के साथ होगा, मतलब a सेट के किसी न किसी सबसेट के साथ होगा। लेकिन क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि a जिसके साथ मैप हो उसमें a एज ए एलिमेंट होना चाहिए, मतलब a का उसी सबसेट के साथ आप a को मैप करेंगे जिस सबसेट में a एज ए एलिमेंट प्रेजेंट है। इसके अगर मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दूं, जैसे आप 1 की मैपिंग ढूंढ रहे हैं तो इधर तो बच्चे लिस्ट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ a आ दे और इस एलिमेंट को आप उसी एलिमेंट के साथ कनेक्ट करेंगे जिस सबसेट में 1 का प्रेजेंस है। तो हम 1 की मैपिंग कितने तरह से डिसाइड कर सकते हैं? तो उसके लिए बस आपको यही तो देखना है कितने ऐसे सबसेट्स ऑफ a पॉसिबल है जिसमें 1 का प्रेजेंस हो। तो 1 का प्रेजेंस अगर है, सबसेट आप क्रिएट कर रहे हो, मतलब आप एक नया हाउस क्रिएट कर रहे हो इन एलिमेंट्स को यूज करके जिसमें 1 आना ही है, आना है, तो बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उनके पास चॉइस है, आना है नहीं आना, आना है नहीं आना। जब आप सबसेट क्रिएट करते हो यही तो करते हो ना। अगर आपके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, आप हर एक एलिमेंट को चॉइस देते हो, यस नो यस नो, क्योंकि वो डिसाइड करेगा कि वो नए घर में आना चाहता है या नहीं आना चाहता है। तो 2 ways and 2 ways and 2 ways, तो 2 मल्टीप्लाइड n टाइम्स 2 पावर n नंबर ऑफ सबसेट्स आर पॉसिबल, राइट। आप इसे कॉम्बिनेशन के एस्पेक्ट से भी सोच सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ 0 और मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो 2 पावर n ही हमें देता है, ठीक है। तो अगर 1 यहाँ पे आ चुका है तो रिमेनिंग एलिमेंट्स जो है हमारे पास दे आर n-1, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट को आप चॉइस देंगे यस नो। तो इस केस में नंबर ऑफ सबसेट्स दैट आर पॉसिबल हैविंग प्रेजेंस ऑफ 1 इन देम दैट विल बी 2 पावर n-1, क्लियर है। तो इसे हम कह सकते हैं 2 पावर 6 वेज में इसकी मैपिंग पॉसिबल होगी, राइट। उसी तरह से अगर हम 2 की बात करें तो 2 पावर 6 ही तो होगा, क्योंकि
2 तो होगा ही होगा, बाकी 6 एलिमेंट्स के पास चॉइस होंगे येस नो येस नो, ठीक। तो हर एक के पास ये जो 7 एलिमेंट्स है, हर एक की मैपिंग हम डिसाइड कर सकते हैं 2 पावर 6 वेज में। अब क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ सच फंक्शंस पॉसिबल, ठीक है। सो फर्स्ट एलिमेंट की मैपिंग 2 पावर 6 वेज में, सेकंड भी 2 पावर 6 वेज में, एंड सो ऑन। कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ? 7 टाइम्स। सो आंसर इज 2 पावर 6 into 7 एंड दैट इज फाइन। अब m and n are natural numbers and m is least, fine. Then m plus n is equal to what? m plus n and our answer is 44। अगर किसी को ये क्लियर नहीं है कि m is least ये क्वेश्चन ने क्यों मेंशन किया है, तो इस बात को समझना। जैसे 2 पावर 42 है, 2 नेचुरल नंबर में सबसे छोटा ही है, अगर ये 1 आ जाता तो 1 के किसी पावर में हम इसे तो प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, है ना। 1 का कोई भी पावर लोगे तो 1 ही आएगा। तो अगर 2 पावर 42 है तो 2 से नीचे कोई और नेचुरल नंबर के लिए तो ये लिखा नहीं जा सकता, लेकिन 2 से बड़े के लिए पॉसिबल है। आप देखें, अगर मैं इसे 2 स्क्वायर पावर 21 लिखती हूँ तो मैं 4 पावर 21 भी लिख सकती हूँ, और अगर मैं इसे 2 क्यूब के फॉर्म में लिखती हूँ, कैन आई राइट दैट टू बी 2 क्यूब पावर 14 एंड दैट इज 8 पावर 14। तो ये जो वैल्यू है ना m, इसकी पॉसिबिलिटी है हम उसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो लिस्ट पॉसिबिलिटी क्या है? 2 है। सो आंसर हियर विल बी 44। फाइन बेटा, नेक्स्ट देखें। इफ द डोमेन ऑफ f of x इज दिस देन दिस, तो हमें बस डोमेन पे ही ध्यान देना है। कॉस इनवर्स डिफाइंड होने के लिए दिस हैज टू बी बिटवीन -1 and 1। डिनोमिनेटर एक पॉजिटिव वैल्यू है तो हम क्रॉस कर सकते हैं, ये आ गया। 2 से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सो -2 किया, सो -6 माइनस मॉड x, 2 हमने रिमूव किया। अब -1 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी साइन विल गेट रिवर्स्ड। फाइन बेटा, मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू विल होल्ड ट्रू ऑलवेज, और ये कब होल्ड करेगा? जब x का वैल्यू -6 से 6 में हो, राइट। तो दोनों के इंटरसेक्शन से, क्योंकि इसका तो सोल्यूशन r है और इसका ये है, दोनों के इंटरसेक्शन से यही बनेगा। और वैसे भी समथिंग दैट होल्ड्स ट्रू ऑलवेज हम उसे डिस्कार्ड ही कर देते हैं, हम उसे सोल्यूशन में कंसिडर करके ही नहीं चलते हैं। फाइन, तो आंसर यहाँ से आ गया है आज तक। अब देखते हैं हियर, दिस इज 1 बाई log 3 माइनस एक्स बेस ई। सबसे पहली बात, डिनोमिनेटर में है कुछ, तो ये डिफाइंड होने के लिए दिस मस्ट बी डिफाइंड, मतलब 3 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड दिस शुडंट बी 0। तो ये जो वैल्यू है log, ये 0 नहीं होना चाहिए, राइट। और ये 0 होगा जब 3 माइनस एक्स का वैल्यू 1 हो, तो हमें ये 1 नहीं चाहिए, तो x शुडंट बी, हमने इसे इधर शिफ्ट किया, इसे इधर, x का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ से हमें मिल रहा है x कैन बी एनी वैल्यू विच इज स्मॉलर देन 3। तो बच्चा दोनों को सेटिस्फाइंग जो वैल्यू है दैट इज -∞ to 3 बट नॉट 2। फाइन, तो ये फंक्शन डिफाइंड होगा इन वैल्यूज के लिए और ये डिफाइंड है इन वैल्यूज के लिए, सो कॉमन वैल्यूज, क्योंकि वी वांट बोथ ऑफ देम टू एग्जिस्ट, ठीक। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से हमें मिल रहा है -6 to 3, इंटरवल का भी ध्यान देना, बट नॉट 2। डन बेटा। अब अल्फा हमारे लिए क्या है, केयरफुली करना, माइनस अल्फा लिखा है, ठीक है। माइनस अल्फा इज -6, सो अल्फा इज 6, बीटा इज 3 एंड गामा इज 2। बच्चा ऐड कर दें, वैल्यू इज 11। फाइन, नेक्स्ट। एंड डोमेन वाले जितने भी क्वेश्चन है मोस्टली आप सब में देख सकते हैं, इसमें भी आप देखें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रेजेंस है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, यही 2 का यूज आया है हियर। डोमेन, so 2x plus 3 upon 4x square, this must be greater than 0 and at the same time this must be, दोनों का इंटरसेक्शन हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। इसे सॉल्व कर लेते हैं, वेवी कर्व से ही करेंगे, इसको पहले फैक्टराइज कर लें। सो 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 3, सो 4x माइनस 3 x प्लस 1, ओके। So we have -3/2, -1, 3/4. This is positive, negative, positive, negative, greater than 0. So ये है और ये है। इंटरवल के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो -3/2 to -1 यूनियन 3/4 to infinity। फाइन बेटा, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए इसे हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं, so 2x minus 1 upon x plus 2 plus 1 is greater than or equal to 0। सीधे LCM ले रहे हैं, x plus 2 मैं कंबाइन करके डायरेक्टली लिख रही हूँ, 2x plus x 3x minus 1 plus 2 that is plus 1 greater than or equal to 0।
So values of x would be here positive, negative, positive, minus 2 excluded, ये included. So x की values है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन -1/3 टू इन्फिनिटी. इस तरह से इंटरवल में लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस आप यहाँ पे शेड कर दें और फिर वहीं से इंटरसेक्शन ले लें, मच बेटर. अब इस पार्ट के लिए 2x -1 अपॉन x प्लस 2 -1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0. डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करें 2x माइनस एक्स दैट इज x -3 अपॉन x प्लस 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0. बेबी कर्व से डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ. -2 टू 3 इंक्लूडेड, -2 एक्सक्लूडेड. बच्चा इन दोनों का इंटरसेक्शन आप बता दें. ये -2 पे खत्म हो रहा है, ये -2 से स्टार्ट हुआ है एंड इट इज गोइंग अप टू 3. तो ये दोनों का इंटरसेक्शन से आ जाएगा -1/3 टू 3. करेक्ट. तो इंटरसेक्शन इज -1/3 टू 3. मैंने डायरेक्टली लिख दिया. इंटरसेक्शन आप सबको लेना आता ही है. अब उसका इंटरसेक्शन हमें लेना है फाइनली विद दिस. तो इन दोनों का इंटरसेक्शन से हमारा कंप्लीट आंसर क्रिएट होगा. तो बता दें -1/3 टू 3. अगर डायरेक्टली देखने में थोड़ा भी दिक्कत है तो आप इस तरह से डायग्रामेटिकली हैंडल कर लें. -1.5 है ये, -3/2 टू -1 ओपन इंटरवल में है एंड 3/4 टू इन्फिनिटी, ये भी एक्सक्लूडेड है. और जो हमारा सेकेंड सोल्यूशन सेट है -1/3 टू 3, तो ये है 3. -1/3 कहीं यहाँ पे होगा तो ये पार्ट. तो बच्चा कॉमन इंटरवल जो क्रिएट हुआ है यहाँ पे वो है 3/4 टू 3. 3 इंक्लूडेड बट 3/4 एक्सक्लूडेड. ठीक है. तो अल्फा ये है, बीटा ये है. यहाँ पे पुट कर देते हैं 5 बीटा माइनस. सिंपल बेटा. नेक्स्ट f of x is 2 power x minus x square. मिक्सचर का इन्वॉल्वमेंट है. if m and n are respectively the number of points at which this and this intersects x axis, then value of m plus n is. complete graphical dealing है. तो 2 power x minus x square इक्वल टू 0, क्योंकि जहाँ कहीं भी वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे फंक्शन का वैल्यू 0 होना चाहिए. तो हमें ये देखना है कि 2 पावर x एंड x स्क्वायर कितनी बार एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे. ठीक है. तो 2 पावर x का ग्राफ और x स्क्वायर का ग्राफ, ये दोनों ग्राफ हमें क्लैरिटी के साथ ड्रॉ करना आता है. x स्क्वायर इज हियर. अब दोनों को हमें एक ही रेफरेंस फ्रेम में ड्रॉ करना है. तो इधर ये इंक्रीजिंग है, इधर डिक्रीजिंग है, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हमें यहाँ पे मिल रहा है. राइट साइड में आप देखना, क्योंकि दोनों ही इंक्रीजिंग है, उस केस में आप कितनी बार एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो उनका तो रेट ऑफ चेंज ही वो डिसाइड करेगा. ठीक है. तो केयरफुली बिगिनिंग के थोड़े वैल्यू आप स्टडी करते हुए ही आंसर करें. बताएं x का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो ये है 2, x का वैल्यू 1, तो x स्क्वायर का ग्राफ बिलो होगा. ठीक है. तो ये कुछ यहाँ पे है x स्क्वायर का ग्राफ और ये अबव है. अब चलते हैं x इक्वल टू 2 की कॉरेस्पॉन्डिंग. ये 4 है, ये 4 है, दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. फाइन. कौन से जगह पे? 2,4 पे. नेक्स्ट वैल्यू अगर हम लेते हैं 3, तो उस केस में x स्क्वायर अबव चला जाएगा. फाइन है. x स्क्वायर चला गया अबव 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग. अब अगर हम 4 लेते हैं तो दोनों फिर से मीट कर रहे हैं, क्योंकि इस ग्राफ में जो स्टिफनेस है ना ये काफ़ी हाई होता है इसके कंपेरिजन में. तो ये मीट किए कौन सी जगह पे बच्चे? दैट इज 4,16 पे. इसके बाद का कंडीशन आप देखें, ये x स्क्वायर है और ये 2 पावर x का ग्राफ है. अभी 2 पावर x का ग्राफ अबव है. नाउ दोनों ग्राफ इस पॉइंट से ऊपर की ओर ही भाग रहे हैं. ऐसे समझो दो लोगों में रेस है, 100 मीटर का रनिंग रेस है, दोनों एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं. एक का स्पीड ऑफ रनिंग अगर दूसरे की स्पीड से काफ़ी ज़्यादा है तो डेफिनेटली वो हमेशा इससे अहेड ही रहेगा. इनके बीच का जो गैप है वो ग्रेजुअली इंक्रीज ही होगा एंड दिस पर्सन विल ऑलवेज रिमेन अहेड. ये जो पीछे है ये इसे कभी कैच कर ही नहीं पाएगा. यही होगा. तो आप बताएं 2 पावर x का जो डेरिवेटिव है किस रेट में वो ऊपर की ओर भाग रहा है, ये तो डेरिवेटिव ही बताएगा. तो 2 पावर x का जो डेरिवेटिव आएगा वो है 2 पावर x log 2. ठीक है. 2 पावर x log 2 और इसका डेरिवेटिव है 2x. ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चा. log 2 बेस e, क्या 2 स्क्वायर रूट ऑफ e से बड़ा है? 2.718 का स्क्वायर रूट लोगे तो बच्चा 2 डेफिनेटली इज लार्जर देन दैट. सो कैन आई से ये जो वैल्यू है log 2 टू द बेस e इज लार्जर देन log e पावर हाफ. राइट. तो ये हाफ से बड़ा ही आएगा. राइट. तो 2 पावर x का डेरिवेटिव बेटा ये है
और इसका डेरिवेटिव 2x है। ओके, log 2 बेस e, ये जो 2 है ना बच्चा, ये स्क्वायर रूट ऑफ e से तो बड़ा है ना, 2.718 का अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो डेट विल बी स्मॉलर देन 2। ठीक, तो कैन वी से दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन हाफ, तो ये जो कुछ भी आएगा इट इज ग्रेटर देन दिस। ठीक, अब अगर आप x का वैल्यू लार्जर देन 4 लो ना बच्चे, इन दोनों को आप कंपेयर करके देखो, आपको क्लियर हो जाएगा दिस इज ऑलवेज लार्जर देन दिस। इसका मतलब इसमें जो रेट ऑफ चेंज है दैट इज ऑलवेज मोर कंपेयर टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द अदर ग्राफ दैट इज एक्स स्क्वायर। तो ये ग्राफ कभी भी इसे अब कैच नहीं कर पाएगा, तो इसके बियॉन्ड अब हमें और कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अगर आप इस तरह से एनालाइज नहीं करना चाहते हो तो आप वैल्यू बेस्ड एनालिसिस से कर लो, आपको दिख जाएगा कि इन दोनों के बीच में जो गैप है ना वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता हुआ ही नजर आएगा इसके बाद, तो इसके बाद हमें और कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो यहां से हमें नंबर ऑफ सोल्यूशन जो मिले हैं दे आर 3, राइट। तो m का वैल्यू है 3। अब n पे आ जाते हैं, दैट इज f डैश x हमारे लिए है 2 पावर x log 2 माइनस 2x, ये 0 कितनी बार बनेगा। ठीक, तो अब हम इन दो ग्राफ को चेक कर लेते हैं बेटा। सो ये जैसे कि मैंने आपको बताया 0.5 से बड़ा ही होगा, 0.6 ले लो अप्रॉक्स। ठीक है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं चाहिए। 0.6 टाइम्स ऑफ 2 पावर x, 2 पावर x का ग्राफ ये है, तो अगर आप 0.6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कुछ 0, log 2 से पासिंग होगा और ये वैल्यू 1 से स्मॉलर ही है, नीचे ही होगा। ठीक है, एंड y इज इक्वल टू 2x के ग्राफ के साथ हमें पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन देखना है, तो मिक्सचर ऑफ फंक्शन है तो फिर से उसी तरह से एनालाइज करेंगे। अगर हम x का वैल्यू 1 लेते हैं तो ये 2 है, ये 2 इंटू 0.6 है तो ये स्मॉलर देन 2 आ जाएगा, तो ये अबव चला जाएगा, राइट, 1 पे। और इसके बाद हमें और एनालाइज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक्सपोनेंशियली राइज करता है ये ग्राफ। ठीक, और ये कांस्टेंट रेट में आगे बढ़ेगा और ये कॉनकेव अपवर्ड है। कॉनकेव अपवर्ड ग्राफ को ये लाइन तो बच्चा एक और बार कट करते हुए ही निकलेगी। ठीक, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा आज 2। सो वैल्यू ऑफ n इज 2, तो आंसर इज 5। क्लियर बेटा। नेक्स्ट, f ऑफ x 2 ब्रांचेस में है, g ऑफ x 2 ब्रांचेस में है, रेंज हमें चाहिए f o g का, तो f o g हम फ्रेम कर लेते हैं, f ऑफ g ऑफ x। अगर हम फर्स्ट विथ फर्स्ट कंसीडर करते हैं तो बच्चा f ऑफ g ऑफ x बन जाएगा 2 माइनस 2x, लेकिन कब बनेगा, जब चाइल्ड फंक्शन डिफाइंड हो एंड एट द सेम टाइम child function must fit into the input list of the parent function. So minus x is greater than or equal to minus 1 but is lesser than 0. हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वलिटी साइन हो जाएगा रिवर्स। तो बच्चा दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, बच्चे ये 0 है। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन से क्या आएगा, यहाँ पे तो नेगेटिव वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ 0 है और यहाँ 0 से 1 सारे पॉजिटिव वैल्यू, कोई इंटरसेक्शन मिलेगा ही नहीं, तो ये ब्रांच तो क्रिएट ही नहीं होगा। अब आ जाते हैं दिस with this. So f of g of x that will become 2 plus 2x, लेकिन कब क्रिएट होगा, जब x का वैल्यू 0 से 1 में हो and at the same time x must satisfy this. So minus 1 से 0, 0 excluded this. अब बच्चा इन दोनों में भी कोई इंटरसेक्शन नहीं है तो ये ब्रांच भी क्रिएट नहीं होगा। Now this with this, उसके लिए f of g of x अगर हम फ्रेम करते हैं ये है, और ये क्रिएट कब होगा, जब x का वैल्यू -3 से 0 में हो एंड एट द सेम टाइम -x हैज टू सैटिस्फाई दिस। सो 0 -x 3, -1 से हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, डायरेक्टली लिख रही हूँ बेटा, दैट कम्स आउट टू -3 to 0। तो इस इंटरवल में दोनों का इंटरसेक्शन से सेम ही आएगा ना, तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में ये बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट दिस विद दिस एंड दैट विल बी 1 - x by 3 when x values are 0 to 1, और ये इसे सेटिस्फाई करना चाहिए और दोनों के इंटरसेक्शन से आ जाएगा 0 to 1, राइट। तो f ऑफ g ऑफ x सिर्फ इन दो ब्रांचेस में ही डिफाइंड है। हमसे कहा गया व्हाट इज रेंज ऑफ f ऑफ g ऑफ x, तो बच्चा दोनों में ही लीनियर इक्वेशन ही है, तो दोनों का रेंज लेते हुए यूनाइट कर देते हैं। तो बताएं बेटा इस ब्रांच का रेंज क्या आएगा, पॉजिटिव स्लोप है ना लाइन की, तो अपवर्ड मूविंग है। So list value of input will give us list value of output. So -3 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये हमें दे रहा है 0, ये इंक्लूडेड है तो ये इंक्लूड हो गया, एंड 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये हमें देता है 1, ये क्लोज्ड फॉर्म में है तो ये क्लोज्ड फॉर्म में आ गया। यूनियन इस इंटरवल का लेते हैं, ये डिक्रीजिंग है, नेगेटिव स्लोप है ना, डाउनवर्ड मूविंग लाइन है, तो लिस्ट इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें लार्जेस्ट आउटपुट मिलेगा। तो 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये है 1,
ये ओपन है, ओपन, एंड 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये हमें देगा 2/3। फाइन बच्चा, दोनों के यूनियन से तो यही क्रिएट हो रहा है ना, 0 to 1 बोथ साइड क्लोज्ड। फाइन, नेक्स्ट बेटा, कंसीडर द फंक्शन, इंटरवल देख लेना, डिफाइंड बाय क्यूबिक है। कंसीडर द स्टेटमेंट्स, द कर्व दिस इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एग्जैक्टली एट वन पॉइंट विद इन दिस इंटरवल। ठीक है, तो ग्राफिकल डीलिंग पे ही चलते हैं। एफ डैश क्या है बेटा, 12√2 एक्स स्क्वायर माइनस 3√2, 3√2 कॉमन आ गया, 4x स्क्वायर माइनस 1। ग्राफ का नेचर देख लेते हैं, इंक्रीजिंग कब है और डिक्रीजिंग कब है, तो प्लस माइनस प्लस। हमारा इंटरवल ऑफ डिस्कशन 1/2 to 1 है, तो उस इंटरवल में ग्राफ तो अपवर्ड मूविंग होगा। तो अपवर्ड मूविंग ग्राफ है तो बस देख लेते हैं स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पे होगा। तो उसके लिए हाफ के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट चेक कर लेते हैं। सो एफ ऑफ हाफ, क्योंकि अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो x, y की जरूरत होगी, तो y के लिए तो फंक्शन का ही आउटपुट चाहिए। सो 1/2 ये आ जाएगा 1/8, 4 कैंसिल हुआ, √2/2। ठीक, एंड यहाँ -3√2 ये है 1/2, सो -3/2 √2 -1। बच्चा सिंप्लीफाई कर लो इसे, तो ये दोनों साथ में मिलके बनाते हैं -√2। फाइन, उसी तरह से f of 1 आ जाएगा 4√2 -3√2, √2 -1। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो क्लियर हो जाता है इसका ग्राफ नीचे से ऊपर, तो एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली एक बार तो ये कट करेगा। सेकेंड, द कर्व दिस इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट x इक्वल टू cos π/12। अब जिस जगह पे इंटरसेक्ट किया है उसका वैल्यू क्या आएगा, क्वेश्चन कह रहा है। तो क्यूबिक को सॉल्व तो हम नहीं करने वाले हैं, रादर क्योंकि वैल्यू है क्वेश्चन ने मेंशन किया है तो हम पुट करके चेक कर लेते हैं क्या ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम इसे यहाँ पुट करते हैं, इन दोनों में x का प्रेजेंस है ना, ये तो कांस्टेंट ही है, तो अगर हम √2 को कॉमन ले लेते हैं, वी हैव 4 cos क्यूब π/12 -3 cos π/12 -1। और बच्चा ध्यान रखना, हमारे जितने भी क्वेश्चन π/12 एंगल को इन्वॉल्व करता हुआ होता है ना, मोस्टली ट्रिपल एंगल में सिंप्लीफाई हो जाता है, हमें π/12 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती मोस्टली। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 cos क्यूब है -3 cos है, इज इन दैट cos 3 है, राइट, 3 टाइम्स ऑफ π/12 क्या लिखें बच्चे, π/4, राइट बच्चे, ये √2 है ना, सेम ही तो है, -1, और ये है 1/√2, ये पूरा 1 हो गया, इसने इसे कैंसिल कर दिया, इट इज 0। दैट मीन्स यस, दिस इज द सोल्यूशन। तो स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। फाइन, नेक्स्ट बेटा, the function natural number but not 1 to natural number f of n, the highest prime factor of n, 1 1 on 2। इसका हमें डिस्कशन करना है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ओरली आंसर हो सकता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 के अलावा कोई भी नेचुरल नंबर का जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा, क्या वो 1 1 पैटर्न का होगा, क्या वो ऑन टू पैटर्न का होगा, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो अब आप इस तरह से सोचें, सबसे पहले आउटपुट क्या है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, तो आउटपुट जो भी आएगा प्राइम आएगा। कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है, रेंज प्राइम में ही आएगा, और ये नेचुरल नंबर है, तो स्ट्रेट अवे द फंक्शन इज इनटू। ठीक है, सो इट इज इनटू, नॉट ऑन टू। फाइन, अब देख लेते क्या ये 1 1 होगा, इसका मतलब कैन वी थिंक ऑफ 2 सच नंबर्स जिनका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर सेम हो, बिल्कुल सोच सकते हैं। 2 into 7 ले लेते हैं, 3 into 7 ले लेते हैं, 5 into 7, आप कितने ले सकते हो, देखो इस नंबर और इस नंबर में सेम ही तो है लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर। फाइन, सो द फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। फाइन, हियर नेक्स्ट बेटा, लास्ट क्वेश्चन, फंक्शन r but not -half to real, g ये है, f of x ये है, g of x ये है, then the domain of f of g of x। डायरेक्ट क्वेश्चन, आप f of g of x फ्रेम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सिंप्लीफाई मत करना, वहीं से आप डोमेन कैलकुलेट करना कर सकते हो, बट बेस्ट है आप डायरेक्टली करें, और ये सब चीज़ मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप किस तरह से करेंगे, f of g of x के लिए सबसे पहला नीड होता है g of x मस्ट बी डिफाइंड। चाइल्ड फंक्शन डिफाइंड होने के लिए x shouldn't be -5/2, that's it, बाकी हमेशा ये डिफाइंड होगा। तो g of x डिफाइंड हो गया अंडर दिस सिचुएशन। नाउ f में ये इनपुट की तरह जा रहा है, ठीक है, f में x की जगह पे g of x आ रहा है, एंड f of x अनडिफाइंड होता है x
इक्वल टू माइनस हाफ के लिए। तो अगर g ऑफ x का वैल्यू माइनस हाफ हो जाएगा तो f ऑफ g ऑफ x अनडिफाइंड हो जाएगा, राइट। इसका मतलब हमें उन x को भी रूल आउट करना होगा जो इसे माइनस हाफ बनाएंगे, राइट। और मॉड x का प्रेजेंस है, तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है देन इन दैट केस x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस हाफ। इन वैल्यूज को हमें रूल आउट करना है, ठीक है। या तो आप नॉट इक्वल टू लेके सॉल्व कर ले। ये क्रॉस किया हमने तो 2x प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 5, सो 4x इज इक्वल टू माइनस 11, x इज इक्वल टू माइनस 11/4, और ये वैल्यू इस कैटेगरी का नहीं है, राइट। इसका मतलब इन सिचुएशन में हमें कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं मिल पा रहा है जो इसे अनडिफाइंड बना पाए, ठीक है। सो डिफाइंड फॉर ऑल दिस x। अब यहाँ आ जाए x लेस देन 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 1/2, माइनस 2x प्लस 6 इस माइनस 2x माइनस 5, ये हो गया कैंसिल। ये भी कभी होल्ड नहीं कर सकता 6 इक्वल टू माइनस 5, राइट। इसका मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो हर g ऑफ x से कॉरेस्पॉन्डिंग f ऑफ g ऑफ x कैलकुलेट किया जा सकता है प्रोवाइडेड दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड। तो यहाँ पे आप आ जाएं हियर, फाइन बेटा। सो दैट्स इट। आप देख सकते हैं क्वेश्चंस हमारे मोस्टली डोमेन, रेंज, कंपोजिशन 1, 1 on 2 बस इन्हीं सेक्शन के ऊपर बेस्ट है। एंड दे आर सो सिंपल एंड दे आर ऑल रिपीटेटिव टाइप। हमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऑफ द वे सोचने की किसी भी क्वेश्चन में जरूरत पड़ी ही नहीं, राइट बेटा। सो क्लोजिंग इट हियर।